चलिए, तो आप सभी का स्वागत है। आज था हमारा वन लाइनर टेस्ट का टेस्ट नंबर 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से बाबू। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आदि ब्रह्मा समाज नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो पहले समझना क्या कि देखिए बाबू, क्या है कि 1828 में स्थापना किया गया आपको ब्रह्मा समाज है। क्या हुआ आपको? ब्रह्मा समाज का स्थापना किया गया। ये किनके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। अब फिर क्या होता है कि राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाते हैं, ब्रिस्टल में, वहीं पर उनका मृत्यु हो जाता है और वहीं उनका समाधि स्थल बना दिया जाता है। अब उसका कोई नेतृत्व संभालने वाला चाहिए। अब क्या होते हैं, क्या आते हैं बाबू, कौन? देवेंद्र नाथ। कौन आते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर। यही देवेंद्र नाथ टैगोर हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर और सत्येंद्र नाथ टैगोर के कोची हैं, पापा हैं। रविंदर और सत्येंद्र के कोची हैं, पापा हैं। कौन? देवेंद्र। ठीक है। और यह पहले बेसिकली क्या है, एक पत्रिका है, एक सभा, तत्वबोधनी। क्या वो आपको? तत्वबोधनी। चाहे तत्वबोधनी सभा बोले, चाहे तत्वबोधनी पत्रिका बोले, दोनों को कौन बाबू चला रहे थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। और ये भी बेसिकली क्या था कि राजा राम मोहन राय के विचार के बढ़ाने का ही प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब वो मर गए तो उनके बाद बोल सकते हैं कि ब्रह्मा समाज का नेतृत्व कौन संभाले? आपको देवेंद्र नाथ टैगोर। तो राजा राम के मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व कौन संभाले? देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद क्या होता है, इस संस्था से और जुड़ते हैं केशव चंद्र सेन। क्या बाबू? केशव चंद्र सेन। यही जोड़ते हैं, उनको आचार्य की पदवी देते हैं। क्या करते हैं? उनको आचार्य बनाते हैं। तो इनका विचार काफी उग्र होता है, काफी ज्यादा क्या था, परिवर्तन की बात करते हैं। ठीक ना? बंगाल से उठा करके पूरा भारत में लागू करने की बात की है। ब्रांच भी खोला गया। लेकिन अब धीरे धीरे क्या बोले कि नहीं, और धर्म पर भी हमको फोकस करना है, खाली हिंदू धर्म पर फोकस नहीं करना, और भी धर्म पर फोकस करना है। तो वैचारिक मतभेद हो गया, तो दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। ठीक ना? तो अब ब्रह्मा समाज क्या हो गया कि बाबू दो भाग में क्या होगा, आपको पट जाएगा। जो पुराना ब्रह्मा समाज रहेगा ओरिजिनल, उसको बोलते हैं कुछ आदि ब्रह्मा समाज। क्या बोलेंगे? आदि ब्रह्मा समाज कह दिया जाएगा। और ये किनका रहेगा? ये रहेगा देवेंद्रनाथ टैगोर का। ये बोले कि हम पहले से तो हमर रहेगा। आदि मतलब क्या होता है? पुराना होता है। इनका हो गया, है ना? उसके बाद क्या होता है बाबू, क्या होता है कि भारत ब्रह्मा समाज। क्या हो? भारत ब्रह्मा समाज की स्थापना किया जाता है। भारत ब्रह्मा समाज की स्थापना किया जाता है। कई जगह नौ ब्रह्मा समाज हो जाता है, तो भारत ब्रह्मा समाज की स्थापना किया जाता है। ये किनका हो गया? केशव चंद्र सेन का हो गया। ये बात है 1866 की। कहानी आगे बढ़ता है। अब क्या होता है, केशव चंद्र सेन जो धर्म में सुधार की बात करते हैं, लड़की की उम्र में, ज्यादा उम्र में शादी करने की बात करते हैं। इनका जैसी मौका मिला अपना बेटी के ब्याह कर दिया, वो राजा से, कुछ बिहार का राजा से। उनका बेटी की उम्र बहुत कम था। तो इनका चेला छोटे खिसिया की का कहला, ये तो गलती कर रहे हैं आप, है ना? फिर क्या हो गया इसमें, फिर क्या होगा, फूट पड़ेगा। क्या होगा? फूट पड़ेगा। फिर बनता है कि आपको साधारण ब्रह्मा समाज। क्या बनता है आपको? साधारण ब्रह्मा समाज आपको बनता है। ठीक है। और इसका स्थापना देखिए, इसका स्थापना इनका चेला चूटी किया। लेकिन पहले ही सब क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछ दिया सीजीएल में, तो याद कर लीजिएगा कि साधारण ब्रह्मा समाज का स्थापना ऐसे बहुत भी व्यक्ति किए, लेकिन उसमें कौन थे? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, ये ऑप्शन में दिया गया था, तो याद करें, आनंद मोहन बोस। पहले नहीं पूछा था, लेकिन अब क्या है, पूछ रहा है। तो बोलिए, आदि ब्रह्मा समाज हमारा था, तो उसका स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे बढ़ा जाए। एक अग्नि मंदिर, एक अग्नि मंदिर के लिए पूजा का स्थान है। किसके लिए अग्नि मंदिर पूजा का स्थान है? जैसे देखिए क्या होता है, हिंदू धर्म में क्या होता है, आपको मंदिर का पूजा की, मंदिर में पूजा होता है ना? मुस्लिम में मस्जिद में, सिख में गुरुद्वारा में होता है, ईसाई में चर्च में होता है। अब क्या है, कौन सा धर्म के लोग जो हैं अग्नि पूजक होते हैं? ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अग्नि पूजा, आग की पूजा करते हैं। तो आग की पूजा हिंदू धर्म में भी किया जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है तो हमारा वही आंसर नहीं होता। हमारा आंसर क्या होता है? पारसी। क्या आपको? पारसी। पारसी धर्म के लोग क्या होते हैं? अग्नि पूजक होते हैं। इस भाषा में भी क्वेश्चन पूछेगा, और इस भाषा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक अग्नि मंदिर पारसी के लिए पूजा का क्या होता है? स्थान होता है। और पारसी धर्म क्या बोलते हैं आपको? जरास्तु। क्या बोलते हैं आपको? जरास्तु धर्म भी कहा जाता है। और पारसी धर्म का शुरुआत कहाँ से हुआ आपको? ईरान से। कहाँ से हुआ आपको? ईरान से हुआ है। ईरान का पुराना नाम क्या आपको? फारस। क्या आपको? फारस। और ताइवान का पुराना नाम क्या आपको? फरमोसा। क्या आपको? फरमोसा है। भुलाइएगा तो याद कीजिएगा, 3 लेटर का फारस और 4 लेटर का क्या है? ताइवान है। तो ताइवान तब फरमोसा, अब फारस तो ईरान।
कोई दिक्कत नहीं, कितना याद रखिएगा। प्लस क्या कि पारसिक जनसंख्या हमारे यहाँ कम रहा है, तो उसके लिए क्या है कि जियो पारसी अभियान शुरू किया गया है। मुंबई में क्या है, साइलेंट टावर है, जहाँ पर क्या है कि पारसियों को दफनाया जाता है, ठीक ना। इनका लाश खुले जगह में पहले छोड़ दिया जाता है, और जब गिद्ध उद्ध खा जाता है तब क्या होता है, इनको फिर अगर क्रियाक्रम आपको होता है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, चलिए। तो बोलिए क्या हो जाएगा, पारसी हो जाएगा। बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिला में स्थापित किया गया था? देखिए, आप बोलते हैं, सुने होंगे पूसा कृषि विश्वविद्यालय, क्या नाम है, पूसा कृषि विश्वविद्यालय। इसी को बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। चाहे तो पूसा कृषि विश्वविद्यालय बोलेंगे, चाहे राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय बोलेंगे, है ना। ये क्या है, आपको समस्तीपुर, क्या आपको समस्तीपुर में स्थापना किया गया है। देखिए, इसका उद्घाटन की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, क्या आपको बोलूं, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में इसका क्या उद्घाटन किया गया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में इसको उद्घाटन किया गया था। तो बोलिए, बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिला में स्थापित किया गया है? समस्तीपुर में स्थापित किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया एवं यह एक्ट किसके शासनकाल में आया था? पहले तो ये पूछा गया है, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसी को बोलते हैं कार्यालय गोपनीयता अधिनियम। कार्यालय गोपनीयता अधिनियम इसे कहा जाता है। और यह क्या है, आपको आया था थॉमस रैले, क्या आपको थॉमस रैले समिति के सिफारिश पर। ये कब आया था, 1900 बाबू 4 में आया था, 1904 में आया था। और इसके तहत क्या किया गया कि लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय के ऊपर क्या किया, कड़ा नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक ना। तो बोलिए, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम। अच्छा, एक गड़बड़ा गया, देखिए, हम इंडियन यूनिवर्सिटी का बताइए, गड़बड़ा गया, देखिए क्या है, जो बताया ना थॉमस रैले ना, इसमें अलग है, सुनिएगा। थॉमस रैले की अध्यक्षता में क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। सुनिएगा, पहले क्या बना कि लॉर्ड कर्जन आया ना, तो लॉर्ड कर्जन ने कई सारा क्या किया, काम किया। बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय जो अब बोल सकते हैं कि आंदोलन उठ रहा, तो उसको दबाने का प्रयास में था। उसी प्रयास में क्या किया कि 1899 में लाया कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट। क्या है बाबू, कलकत्ता, ऐसा पूछता है, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट लाया, कारपोरेशन एक्ट लाया। और इसके तहत क्या किया, कलकत्ता नगर निगम में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको संख्या का किया, घटा दिया, और सरकारी सदस्य संख्या क्या आपको बढ़ा दिया। ये तो पहला हो गया। फिर क्या हुआ कि 1904 में लाया क्या, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट। इसका तहत क्या किया गया कि जो भी पत्र पत्रिका वगैरह है, अगर कोई भी ऐसा बोल सकते उसमें लेख लिखता है जिससे क्या है, कोई सूचना ऐसा प्रसारित हो जाता है, संवेदनशील सूचना, जैसे अंग्रेज को एक खतरा हो सकता है या अंग्रेज के विरुद्ध क्या कोई आंदोलन खड़ा हो सकता है, तो उसमें क्या करेगा, ये रोक देगा। यही क्या था, आपको कार्यालय गोपनीयता अधिनियम था। मतलब इसके माध्यम से पत्र पत्रिका के स्वतंत्रता पर क्या किया गया, अंकुश लगाया गया। कब, 1904 में। और साथ ही 1904 में ही क्या लाया गया, थॉमस रैले समिति बनाया गया। और उसके बाद 1904 में लाया गया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया, ठीक ना। और इसके तहत क्या किया गया, विश्वविद्यालय के ऊपर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पूछा गया कि इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है, 1904 में। और इतना तक क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल फिलहाल के एग्जाम सीजीएल में, ठीक ना। अब इसके बाद अलग यह एक किसके शासनकाल में है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और लॉर्ड कर्जन सबसे ज्यादा जाना जाता है किसके लिए, बंगाल का विभाजन के लिए, जो जुलाई 1905 में घोषणा किया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 में आपको लागू हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। कर्जन और किचनर विवाद किससे संबंधित है, कर्जन किचनर विवाद, समझिए क्या है। लॉर्ड कर्जन क्या था बाबू, भारत में क्या बना आपको, वायसराय, वायसराय बना, ठीक ना। ई बाबू बोल सकते हैं कि 1905 तक रहा, ऐसा 1800, देखिए इसके पहले लॉर्ड बेलेजली था, ठीक ना लॉर्ड 1700 कुछ हो जाएगा, वो बहुत पहले था। माने इसके पहले जो भी होगा, तो ये बोल सकते हैं कि 1899 के आसपास में बना होगा, 1905 के आसपास देखिए आपको चला लॉर्ड कर्जन है। इसी बीच में क्या है, वायसराय है। और ये क्या होता है, सेना का अध्यक्ष, क्या होता है, सेना का अध्यक्ष। तो ये जो किचनर है, इसको क्या बनाया गया आपको, सेना का अध्यक्ष, क्या बनाया गया, सेना का अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अब दोनों के बीच क्या हुआ, सेना में सुधार को लेकर गतिरोध पैदा हो गया। क्या हो गया, सेना में सुधार को लेकर के गतिरोध पैदा हो गया। इसका का नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन का, कि हमको जो है सेना के ऊपर क्या करना, और कठोर नियंत्रण स्थापित करना है। इसका का नाम था किसका, कर्जन का। जबकि इसका कहना था किचनर का कि देखिए
हमको सेना की संख्या क्या करना है, बढ़ाना है। सेना करना है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करना है। और साथ ही क्या है कि उतना सेना हम कहाँ से लाएंगे, तो कुछ भारतीयों की भी नियुक्ति किया जाना चाहिए। मतलब ये क्या बोल रहा है किचनर कि इसमें सेना भारतीयकरण करना है, सेना क्या करना है, भारतीयकरण करना है और आधुनिकीकरण करना है। जबकि क्या बोल रहा है कर्जन कि नहीं, सेना क्या करना है, आपको ब्रिटिश नियंत्रण में और लेकर के आना है। ये विवाद हो गया। फिर इसी विवाद के कारण क्या होता है कि 1905 में इस्तीफा दिया लॉर्ड कर्जन, यहाँ से क्या हो गया, आपको चला गया। बोलिए कर्जन किचनर विवाद किससे संबंधित है, समझ में आया? सेना में सुधार से, सेना में सुधार से, सेना में सुधार से। कोई दिक्कत ना बाबू, चलिए। सेना में सुधार से। और एक और लिख लीजिए बाबू, क्या एक होता है पील आयोग, क्या वो पील आयोग, पील आयोग। एक होता है सैंड हर्स्ट, क्या वो सैंड हर्स्ट आयोग, सैंड हर्स्ट आयोग। ये दोनों का संबंध भी किससे है, सेना में सुधार से है। ये क्या बोले आपको, कर्जन किचनर विवाद की बात करते हैं, सेना में सुधार से है। और पील आयोग का भी संबंध सेना में सुधार से है। और सैंडहर्स्ट आयोग का भी संबंध क्या आपको, सेना में सुधार से है। एक है सैडलर आयोग, क्या होगा बाबू आपको, सैडलर, सैडलर आयोग है, सैडलर आयोग। इसका संबंध क्या है, विश्वविद्यालय में सुधार से। क्या है इसका संबंध है, विश्वविद्यालय में सुधार से, विश्वविद्यालय में सुधार से बाबू, विश्वविद्यालय में सुधार से है। हो गया, बढ़ जाए आगे बाबू। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? अब सुनिएगा, यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, आप बताते हैं। कई बार क्या है कि ऑप्शन के अनुसार भी आंसर वेरी करेगा, वो भी आपको बताते हैं। पहले समझिए क्या कि 1917 याद कीजिए, चंपारण, क्या आपको, चंपारण। ये महात्मा गांधी के भारत में क्या था, भारत में प्रथम सत्याग्रह, भारत में प्रथम सत्याग्रह, भारत में प्रथम सत्याग्रह था। ओवरऑल महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह, क्योंकि पहला सत्याग्रह कहां से, अफ्रीका में किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे, तो यहाँ का जो गवर्नर था इनको जाने के लिए बोला था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन महात्मा गांधी नहीं गए। तो आप बोले हम नहीं गए, तो आपका आज्ञा क्या, अवज्ञा किया कि नहीं किए, किए ना। तो ये क्या था, महात्मा गांधी का ओवरऑल प्रथम क्या था, सबने अवज्ञा, क्या महात्मा गांधी का प्रथम है, सबने अवज्ञा। अब देखिए दोस्त, पहले इस तरह से क्वेश्चन आपको नहीं आता था, पहले यूपीएससी लेवल में एग्जाम में आता था, लेकिन आप लोग के भी एग्जाम में आना शुरू हो गया। फिर महात्मा गांधी क्या हो गया, प्रथम सबने अवज्ञा हो गया, चंपारण हो गया। अब चलिए इसके बाद बाबू 1918 में बात करते हैं। 1918 में 2 चीज हुआ, एक क्या, अहमदाबाद, अहमदाबाद में एक क्या हो गया आपको, खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद में क्या था कि मिल में क्या हुआ, मजदूरों के हड़ताल में महात्मा गांधी क्या किए, आंदोलन किए। और यहाँ पर महात्मा गांधी प्रथम बार भूख हड़ताल किया, क्या किए महात्मा गांधी, प्रथम बार भूख हड़ताल, अनशन पर चले गए। तो महात्मा गांधी क्या हो गया, प्रथम भूख हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल हो गया, हो गया। अब आते बाबू क्या, खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह, ये दोनों, ये बिहार में था, चंपारण में। ये दोनों कहाँ है, गुजरात में। ये भी 1918 में। भुलाइएगा तो इसका ट्रिक है, चक दे इंडिया, च से चंपारण, सी से, ए से अहमदाबाद, क से खेड़ा, सजाने के लिए पहले चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। हो गया। अब चलिए यहाँ खेड़ा में क्या हुआ, फसल नहीं हुआ था, फसल नहीं हुआ था, और जबरदस्ती कर अंग्रेज ले रहा था। तो महात्मा गांधी बोले कि कर नहीं दीजिए, कर नहीं दीजिएगा तो सहयोग आप अंग्रेज के नहीं कीजिएगा। तो महात्मा गांधी क्या हो गया, प्रथम असहयोग, महात्मा गांधी प्रथम असहयोग हो गया, असहयोग हो गया। अब समझिएगा, ऐसे महात्मा गांधी पूरे तरीका से असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किए हैं। अब महात्मा गांधी पूरी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता हुआ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्या है कि 1919 में ई महात्मा गांधी क्या हुआ आपको बाबू, रॉलेट एक्ट आया था, तो यहां शुरू किया क्या, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह समझ क्या है कि अभी तक क्या है कि क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर आंदोलन चला था। ये बोल सकते हैं कि प्रथम क्या था कि भारतीय स्तर पर क्या आंदोलन करने का प्रयास कर रहे थे, और यहाँ पर सब जनताओं का कि बुलाए, यहाँ पर यहाँ तक कि महिलाओं को भी बोले कि आंदोलन में आप आइए, इसलिए इसको बोलते हैं प्रथम बाबू जन आंदोलन। महात्मा गांधी का प्रथम क्या हो गया आपको, जन आंदोलन हो गया। प्रथम मास स्ट्राइक हो गया, रॉलेट सत्याग्रह हो गया। लेकिन सुनिएगा, अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन था, और वहां पर ऑप्शन में नहीं था।
तो ये सब तो जन आंदोलन है नहीं बाबू, पूरा पूरे का नहीं ना है, ये तो क्षेत्रीय मुद्दा ना है अलग अलग एरिया में। तब वहां पर आंसर क्या था? असहयोग आंदोलन। समझे क्या बोले? महात्मा गांधी का प्रथम ऐसे बोलेंगे जन आंदोलन, तो कौन हो जाएगा? रॉलेट सत्याग्रह। लेकिन वहां पर ऑप्शन में नहीं था। अब अगला पर चलेंगे, अखिल भारतीय पर कौन था? असहयोग आंदोलन। अब वहां पे आंसर क्या था? असहयोग आंदोलन। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है आपको? कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। आइए, किस आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया? ये क्या है आपको बाबू? मैसूर था, कर्नाटक एरिया में क्या था? मैसूर था। मैसूर में बाबू क्या था? हैदर अली। क्या आपको बाबू? हैदर अली के क्या चला था? शासन चल रहा था, और अंग्रेज इस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। इस साइड में हैदराबाद था, इस साइड में मराठा था, सब आपस में लड़ रहा था। अंग्रेज इसका फायदा उठाना चाहा। अब यहाँ पर समझिए क्या, एंग्लो मतलब होता है अंग्रेज, और मैसूर मतलब मैसूर। तो मैसूर और अंग्रेज के बीच जो युद्ध हुआ, उसी को बोलते हैं आंग्लो मैसूर युद्ध कहा जाता है। अब आंग्लो मैसूर युद्ध टोटल कितना हुआ आपको? 4 गो। कितना हुआ है? 4 गो। कितना बाबू? 4 गो। 1767 में शुरू हुआ है, आई खत्म हुआ है 1700 बाबू 99 में। 1767 में शुरू हुआ और 1799 क्या हुआ? समाप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसमें हम सब बता देंगे, मेन मेन चीज अभी फिर शुरू में बताते हैं, फिर बाद में बताएंगे। देखिए, आपको 2 चीज पहले याद रखना है कि दूसरा जो आपको चला था, क्या आपको बोल सकते हैं आंग्लो मैसूर युद्ध, तो वहां पर क्या हुआ कि हैदर अली का मृत्यु हुआ। इसका बेटा या टीपू सुल्तान आया, है ना? तो उसका चौथा युद्ध के दौरान क्या हुआ? आपको मृत्यु हुआ। दूसरा युद्ध के दौरान क्या हुआ आपको? हैदर अली का मृत्यु हुआ। और चौथा के दौरान क्या हो गया आपको? टीपू सुल्तान का मृत्यु, टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया, है ना? अब समझिए क्या कि यहाँ पे समझिएगा, पहला हुआ 1767 से बाबू क्या 69 तक चला। 1767 से 69 तक चला। फिर अगला क्या है? 1780 से बाबू 84 तक चला, ठीक है ना? अब फिर बात करते हैं 1790 से 92 चला, और 1700 फिर क्या बाबू 99। यहाँ तक समझ में आ गया? याद करना पड़ेगा। 1767 से 69, 1780 से 84, 90 से 92, 99 हो गया। अब कुछ और पॉइंट याद कर लीजिएगा। इस समय अंग्रेज कौन था पूछेगा? इस समय देखिए, यहाँ पर न के बराबर पूछता है। ऐसे इसका नाम क्या है? बड़े लास्ट करके नाम है। पहला में लास्ट, पहला में लास्ट, पूरा नाम याद नहीं रहेगा। पहला में क्या आपको है? लास्ट। अब बड़े लास्ट करके नाम, ये हमारा पूछता नहीं है, ये पूछेगा। यहाँ पर कौन था? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स था। यहाँ पर कौन था? कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस था। यहाँ पर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखिए, पहला बार पढ़िएगा ना तो कभी एक बार में याद आपको नहीं होगा। कई बार पढ़ेंगे, कहानी कुछ बनाएंगे तो क्या होगा? आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इस युद्ध को अंत करने के लिए 3 गो संधि हुआ। कितना हुआ? 3 गो संधि। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, इसका ट्रिक है एम देखिए, चौथा के बाद तो कोई बचा ही नहीं, चौथा के बाद तो कोई बचा नहीं, तो संधि करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। पहला जब युद्ध अंत हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि म से हो गया कोची मद्रास। क्या हो गया? मद्रास की संधि के तहत अंत हुआ। और दूसरा क्या हुआ? मंगलौर। ये क्या हो गया? मंगलौर, मंगलौर हो गया। ये से हो गया श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। तीसरा क्या हुआ? श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुआ। भुलाइएगा तो याद कीजिएगा। देखिए, MMS, है ना? मद्रास मंगलौर। देखिए, मद्रास छोटा, मंगलौर बड़ा, और श्रीरंगपट्टनम क्या आपको बड़ा है? एस से हो गया श्रीरंगपट्टनम हो गया। कोई दिक्कत? ये आपको याद बाबू इतना करना था, है ना? बाकी क्या है कि जब इसका मृत्यु हो गया, तो चिक्का कृष्णराज, जो वाडेयार वंश का शासक था, उसको क्या किया? फिर से राजा बनाया गया। पूछेगा, टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद वो चिक्का कृष्णराज को राजा बनाया गया, ठीक है ना? चलिए, तो बोलिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुआ? बताइए। चौथा में, चौथा में ना? क्या क्वेश्चन था? कब हुआ? किस मैसूर युद्ध में? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। अमृत बाजार पत्रिका बोलता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। ये बात एकदम सही है। पहला क्वेश्चन नहीं है, कौन सा पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा? कौन? अमृत बाजार पत्रिका। अब क्वेश्चन है कि यह पत्रिका मूल रूप से किस भाषा में प्रकाशित होता था? ये बाबू बंगाली में। क्या? बंगाली में। क्या वो? बंगाली, ठीक है ना? तो यहाँ पर समझिए क्या है कि 1878 में, उस समय लॉर्ड लिंटन, क्या आपको? लॉर्ड लिंटन क्या था? शासक था भारत का।
ये लॉर्ड लिंटन बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है ना, ये अच्छा शासक आपको भारत के लिए नहीं था। तो लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में क्या हुआ, लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसी को बोलते हैं देसी भाषा पत्र अधिनियम। इसके माध्यम से भारतीय पत्र पत्रिका पर शिकंजा कसने का प्रयास किया गया, जो देसी भाषा प्रकाशित होता उसके ऊपर, सबके ऊपर नहीं, ठीक है ना। अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो इसके माध्यम से क्या है कि अगर कोई कोई भी सामग्री छापता है ना, तो अंग्रेज के पास अधिकार है कि उसे क्या करेगा, जब्त कर सकता है, और भी प्रावधान था इससे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ ना कि बचने के लिए जो अमृत बाजार पत्रिका था, रात रात क्या किया, बंगाली से अपने आप को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया, ये क्या हो गया, आपको बच गया, है ना। अभी वर्नाकुलर टेक्स्ट का जब बहुत भारत में विरोध हुआ, तब इसके बाद आता है शासक लॉर्ड रिपन, और वो लॉर्ड रिपन आता है, लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। तो यह क्या करता है, 4 साल बाद 1882 में से क्या करता है, आपको अंत कर देता है, क्या करता है, अंत कर देता है, ठीक है। अब समझिए क्या है, जो अमृत बाजार पत्रिका बोले, इसका पूछता संस्थापक कौन था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये आपको याद करना है। और लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे उदार शासक कहते हैं, आई कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको कहा था। इसी के समय भारत में प्रथम बोल सकते हैं कि नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ 1882 में, या दशकीय जनगणना की शुरुआत हुआ है। इसने इसको बोलते हैं आधुनिक भारत का या बोल सकते हैं आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसी के शासनकाल में क्या है कि आपको हंटर कमीशन का नियुक्ति किया गया था, जो शिक्षा में सुधार से संबंधित था। एक हंटर आयोग बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। चलिए, भारत की प्रथम महिला शिक्षक कौन थी बाबू, ये तो देश का बच्चा जानता बाबू, सावित्री भाई फुले, सावित्री बाई फुले। अब देखिए, आपको बताया क्या होगा, ज्योतिराव फुले। ये बेसिकली क्या था, हिमालय जाति में पैदा हुए थे, निम्न कास्ट माना जाता है। इन्होंने क्या किया, सत्यशोधक समाज की स्थापना, क्या किया था, 1873 में सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। प्लस क्या है, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा था, क्या लिखा था, गुलामगिरी नामक पुस्तक आपको लिखा था। इन्होंने क्या बोला कि अगर समाज को निम्न वर्ग है या समाज का दबला कुचला लोग है, उसको अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए शिक्षा की आपको जरूरी है। और खास करके उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर क्या किया, फोकस किया। उन्होंने अपना पत्नी को क्या किया, पहले पढ़ाया, उनको क्या किया, टीचर के रूप में बदला, मतलब परिवर्तित किया। तो मतलब बोल सकते हैं कि सावित्री फुले ने क्या थे, आपको पत्नी थी, भाई भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो आंसर हो जाएगा आपको यही हो जाएगा। विश्व की प्रथम सार्वजनिक रेल स्टॉक स्टॉकटन से डार्लिंगटन के भी चला था। ये कहाँ चला था, इंग्लैंड में। कहाँ वो, इंग्लैंड में। कहाँ चला था आपको, इंग्लैंड में चला था, इंग्लैंड में चला था। इंग्लैंड में कब चला था, 1825 में, 1825 में आपको चला था। ऐसा देखिए, पूछता है भाप इंजन का आविष्कार, पूछेगा भाप इंजन का आविष्कार, तो जेम्स वाट ने, कौन किया था आपको, जेम्स वाट, जेम्स वाट। पूछेगा कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, इसी में मॉडिफिकेशन कर क्या है, फिर आपको रेल इंजन बनाया गया था। तो इंग्लैंड में क्या चला, 1825 में ट्रेन चला। अब अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 20 में क्या था, प्रथम आपको रेल चला था। अब सुनिएगा, इस तो सार्वजनिक रूप से इसको चलाया गया था। कहां से कहां बाबू, स्टॉक हटन से डार्लिंगटन। भारत की बात करते हैं, भारत में डेट याद करना पड़ेगा पूरा, 16 अप्रैल 1853 को ये मुंबई से बाबू थाने, मुंबई से बाबू थाने कितना, 34 किलोमीटर। और ये किस शासन में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपको चला था। कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में देखते हैं 1905 में हमारे यहाँ क्या होता है, रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। 1905 में क्या, रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। फिर 1949 में क्या देखिएगा, किसका क्या कहता है, आपको राष्ट्रीयकरण किया जाता है। फिर क्या देखिएगा कि हमारे एक और चीज होता है, अभी बताते हैं क्या कि अब आपका 1924 में आम बजट, रेल बजट जो पहले क्या था, आपको पहले क्या था, एक ही साथ पारित होता था, लेकिन एकवर समिति की स्थापना किया गया और उसके सिफारिश पर क्या किया गया, इसको अलग कर दिया। कब अलग किया गया, 1924 में। आज 2016 तक दोनों अलग अलग क्या हो रहा था, पास हो रहा था। अब फिर 2017 से क्या किया गया, रेल बजट, आम बजट क्या किया गया, साथ में कर दिया गया। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने किस आयोग की नियुक्ति किया था,
देखिए क्या है बाबू, पूरा नाम क्या था? एंड्रू फ्रेजर। क्या नाम था? एंड्रू फ्रेजर नाम था, एंड्रू फ्रेजर। ये क्या है कि 1902 में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में क्या किया, पुलिस में किस तरह का सुधार किया जा सकता है, इसके लिए क्या किया, एक समिति बनाया है। तो इसलिए बोलते हैं इसको क्या होता है, फ्रेजर आयोग कहा जाता है। ये कौन बनाया? लॉर्ड कर्जन। तो यही क्वेश्चन है कि पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली में जांच करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने किस आयोग बनाया था? फ्रेजर आयोग बनाया था। और एक और चीज ध्यान किया, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को आयोगों और भूलों का काल कहा जाता है, क्योंकि इसे शासनकाल में बहुत सारा आयोग बनाया गया और कई सारा क्या किया, गलती किया। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को आयोग और भूलों का काल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। आइए, पूना पैक्ट के तहत प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए कितना सीट आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक पुरस्कार में केवल इतना सीट आरक्षित था। सुनिए क्या हुआ था। जैसे 1900 बाबू 1900 क्या हुआ, 9 में मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। हमारे यहाँ सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गया। 1919 में इसको क्या किया गया और बढ़ाया गया, अलग अलग को दिया गया। फिर 1932 में एक और काम किया गया बाबू, डेट था 16 अगस्त, आपको 16 अगस्त 1932 का डेट था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, सांप्रदायिक पंचायत या बोल सकते हैं, क्या उसको बोल सकते हैं, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया। इसके तहत क्या किया गया कि दलितों को हिंदू से क्या मान लिया गया, अलग मान लिया गया, है ना। और उनके लिए भी क्या किया गया, सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया। लेकिन महात्मा गांधी सब पुणे के अरबाड़ा जेल में बंद थे, चले गए अनशन पे कि नहीं तो गलत कर रहा है, हिंदू को बांटने का प्रयास कर रहा है ना। और वो अनशन पर चले गए। और दलित के नेता कौन थे? अम्बेडकर थे, है ना। फिर यहाँ महात्मा गांधी की डिमांड क्या था कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का गठन कर दिया जाए, उसी में सीट रिजर्व हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो फिर क्या होता है कि पुनः पैक्ट होता है आपको 24 सितंबर, क्या आपको 24 सितंबर 1932 को। ये बेसिकली महात्मा गांधी और आपका बोल सकते हैं अंबेडकर भी समझौता होता है, लेकिन समझौता पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी नहीं करते हैं, अंबेडकर करते हैं और मदन मोहन मालवीय करते हैं, और भी लोग करते हैं, राजगोपालचारी वगैरह करते हैं, लेकिन लोग मुख्य रूप से करते हैं, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया, पहले सांप्रदायिक पुरस्कार में क्या था, 71 सीट क्या था, दलित के लिए क्या था, आपको रिजर्व था। यहाँ पर कितना कि 100 बाबू 47। जब 147 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 148 बनाइएगा। क्या बोले कि यहाँ कितना था, 71, ठीक है ना, और यहाँ कितने 147, ठीक ना। और जब ये नहीं रहेगा तो क्या बने, 148 बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए, और बाकी क्या है कि अंबेडकर क्या थे, आपको दलित जाति में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में महार जाति में क्या, हालांकि वो एरिया महाराष्ट्र में नहीं पड़ता है, बताने कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है आपको, मध्य प्रदेश पड़ता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, पूना का यरवाड़ा जेल के बारे में महात्मा गांधी क्या बोले हैं कि मेरे लिए क्या है, मंदिर है। किस जेल के बारे में कहा है महात्मा गांधी की मेरे लिए क्या है, हाँ, यरवाड़ा जेल के बारे में कि मेरे लिए क्या है, मंदिर का काम किया है ना। अब आइए, महिलाओं और नागरिकों के अधिकार की घोषणा किसने लिखा था? सुनिएगा, आपको पता है कि 1789 में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, आपको क्रांति हुआ। इसी को बोलते हैं फ्रांस की गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं, फ्रांस की क्रांति बोलते हैं। और इस क्रांति बाबू जो हुआ था लुई बाबू 16वां के शासनकाल, लुई 16वें के शासनकाल में। हालांकि इसे असली कर्ता धाता कौन था, लुई 14वां है। ये लुई 14वां क्या कहता था कि मैं ही राज हूं और मेरे शब्द मेरे कानून है। वो जितना बाबू जनता का भड़का गया, जनता का शोषण कर गया, इसके ऊपर क्या हुआ, भुगतना इसको पड़ा। तो लुई 16वां के शासनकाल में क्या हुआ, आपको फ्रांस में क्रांति हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, कौन वंश का शासन था, बुर्बो वंश। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, ये बाबू कौन वंश का वहां शासन था, बुर्बो वंश का शासन था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नारा दिया गया समानता, क्या वो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, इसी को बोलते हैं बंधुत्व। क्या बोलते हैं, बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या बंधुत्व कौन क्रांति का नारा है, फ्रांस की क्रांति का। हमारे भारतीय प्रस्तावना में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार कहां से लिया गया, यहीं से लिया गया। तो यहाँ जनता के अधिकार की मांग बात किया गया कि जनता क्या अधिकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ महिलाओं के अधिकार की बात नहीं किया गया, महिला का अधिकार की बात नहीं किया गया। क्योंकि महिला आई, ठीक ना, और वो महिला क्या की,
एक नया क्या किए, घोषणा पत्र लिखिए। जो फ्रांस से क्रांति के तहत जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उसके तहत क्या है कि महिलाओं के ऊपर कोई अधिकार की चर्चा नहीं था। बोला कि सब तो अपन अपनी बात मान लिया, महिला कहाँ जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, और वो घोषणा पत्र क्या हुआ 1791 में क्या किया, जारी किया, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनका नाम जानते हैं थोड़ा सा, क्या आपको टेढ़ है, क्या आपको टेढ़ है, ठीक ना। तो इसको याद करना है। इसको पाओ क्या, ऐसा नाम क्या है, क्या नाम है, आद्रो लैंप द गूंज नाम है। देखिए हम याद सुने बता रहे हैं, हम बेसिकली क्या ना, कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में कैसे रिप्रोड्यूस कीजिएगा। एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने का तरीका क्या है, आपको याद करना है क्या, कि महिला का आवाज गूंजेगा। अरे गूंज, महिला की आवाज क्या होगा, गूंजेगा। पहले तो पकड़ा गया, गूंज दिखाई देगा, मार लेंगे। अगला क्या है, ये औरत है, अ से औरत, औरत का भी क्या होगा, आवाज गूंजेगा। औरत की आवाज क्या होगा, गूंजेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब पूरा आपको नाम दिखा देते हैं बाबू, क्यों, देखिए नाम तो रटे वाला है दोस्त, है ना। नाम क्या है, थोड़ा सा आपको टेढ़ है, रुकिए बाबू। इसमें कहीं शेयर किए होंगे हो, रुकिए बाबू, थोड़ा सा लिख लीजिएगा नाम। जगन खोजिए तो मिलबो नहीं करेगा। हाँ बाबू, क्या नाम है इसका, नाम है ओलंप दिगुंज। क्या नाम है बाबू, ओलंप डिगुंज। ओ लंप डी गुंज, ऐसा गुंज नाम है, तो हम ओलंप डी गुंज बोल दिए हैं। क्या याद करना है, ओलंप डी गुंज। अरे आज से औरत के लिए अधिकार की घोषणा की है ना। अब फिर क्या हो गया, गुंज मतलब इसका आवाज गूंजेगा। ओलंप डी गुंज, ओलंप डी गुंज, ओलंप डी गुंज, याद हो गया, ओलंप डी गुंज हो गया। ठीक है। कब 1791 में जारी किया गया, जानते हैं। इनके लिए इसको देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया कि तुम महिलाओं का कर यह भड़का रही है ना। इनको बाबू फांसी के साथ दिया। अब फांसी उस तरह से नहीं, एक गिलेटिन, क्या वो एक गिलेटिन, गिलेटिन होता था। इसके तहत क्या हो गया, कि मुड़ी ऐसे रख दिया, मुड़ी ऐसे, और उसके बाद है गणासी, देखो ना गणासी, गणासी क्या करे, इसको काट देगा। ऐसे इसको बाबू मारा गया। इसको, आपको इसको, है ना। तो इतिहास उसी को याद रखता है जो क्या करता है, संघर्ष करता है। बाकी मजा करे वाला तो कितने दुनिया में है जी, नहीं। चलिए, हो गया बाबू। तो महिलाओं और नागरिकों के अधिकार की घोषणा किसने जारी किया, बताइए बाबू। ओलंप डी गुन 1791 में इनको फांसी दिया गया था। फ्रांस की क्रांति आपको मोटा मोटा समझ में आ गया, पढ़ लीजिएगा और अपने से बाबू। अब आइए, ये क्वेश्चन बना है। ये क्वेश्चन बाबू पहले अगर यहाँ सेट बनाए होंगे तो क्वेश्चन पहले सेट किए हुए हैं। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत किसने दिया था, और नौकरशाही की विशेषता क्या होता है। समझाते हैं क्या नौकरशाही होता है, क्या समझिएगा। जो ऑफिसर होता है ना, वही होता है नौकरशाह। क्या होता है आपको, नौकरशाह। अब सुनिए, यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए, बेसिकली सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। आज जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, जो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, दोनों को रिलेट करके क्या कहते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। पहले समझिए क्या है। ये क्या होता है, ये क्या है आपको, जनता है, क्या आपको है, जनता है। और ये क्या आपको है, सरकार है, क्या आपको, सरकार है। सरकार के पॉलिसी को जनता तक क्या करना है, पहुंचाना है। बीच में क्या आएगा आपको, अधिकारी, क्या आएगा, अधिकारी वर्ग आएगा। और यही अधिकारी पर क्या करेगा, कि सरकार के पॉलिसी को जनता के लिए लागू करेगा, और भी काम करेगा। जैसे हम ही कई का सारा काम करते हैं, लेकिन हमको किस लिए आप जानते हैं, जीके जीएस पढ़ाने के लिए, है ना। ऐसे कई सारा काम करेगा, लेकिन इसका मेन काम क्या है, कि सरकार का जो पॉलिसी बना दिया, कि क्या हो गया, बिहार में शराब बंद हो गया, उसका लागू कौन करेगा, नौकरशाह करेगा, है ना। सबके क्या है कि खाता में 55,000 रुपया जाएगा, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, ऐसा बोल दिया है, ये बेरोजगारी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता। हाँ भाई भाई, सब लागू कौन करेगा, यही करेगा। तो ये बाबू क्या है, नौकरशाही का मेन काम क्या है, ब्यूरोक्रेसी का मेन फंक्शन क्या है, कि सरकार के पॉलिसी को जनता के लिए लागू करना। ये क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और भी काम है, लेकिन ये क्या है, आपको मेन काम है। हो गया क्लियर, अब चलते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, कंसेप्ट कौन दिया है आपको, कौन, मैक्स वेबर। कौन था आपको, मैक्स वेबर दिया, मैक्स वेबर दिया है। और मैक्स वेबर कहाँ का था, जर्मनी का। नहीं, जर्मनी का नहीं, वो तो मैक्स मुलर जर्मनी का था। इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा, हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मैक्स वेबर का किया, ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत दिया। ब्यूरोक्रेसी होता क्या, देखिए, जानते क्या बोला था, कार्ल मार्क्स क्या बोला था, कि पूंजीवादी जब, पूंजीवादी जो बोल सकते हैं विचारधारा फैला, पूंजीपति अमीर हो गया, और जो आपको जो मजदूर है क्या हो गया, आपको गरीब हो गया। तो गरीब के अंदर चेतना आएगा, आज सब मिले क्या करेगा,
हमला करेगा किसके ऊपर, मालिक के ऊपर, और सब छीन के अपने में क्या करेगा, बांट लेगा। ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ठीक ना। लेकिन आप समझिए क्या है कि क्या है, वो समझिए कि कंपनी क्या आपको, कंपनी है, ये क्या आपको है, मजदूर है। पहले के सिनेमा में देखते थे ना कि मजदूर स्ट्राइक पर चल जाता था। एक वो अनिल कपूर को उसका सिनेमा था कुछ तो जी, लाडला ना, हाँ देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब समझिए क्या है, ये मजदूर है। अब समझिए क्या है कि इसके अलावा क्या है कि ये सब, ये एक कंपनी का सीईओ, ये गूगल कंपनी का सीईओ है, गूगल कंपनी के सीईओ। अच्छा बोले सीईओ को कितना पैसा मिलता है, ये चाहे कि विद्रोह बाबू, अरे नहीं ना, लेकिन क्या सीईओ जो कंपनी का है या इंजीनियर है, डॉक्टर, क्या मालिक है, नहीं है। लेकिन अब ये चाहे कि विद्रोह आपको ना हो, क्यों, क्योंकि विद्रोह होगा तो उसका घाटा होगा, अरे घाटा हो जाएगा ना। तो ब्यूरोक्रेसी जो बीच में आ गया ना, ये विद्रोह आपको नहीं होने दिया, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेसी में आपको दिखाई क्या दे रहा है, पहले क्या था कि हम सेनापति हैं तो हमारा बेटा भी सेनापति है। अब ऐसा है, यहाँ पर क्या हो गया बाबू बताइएगा, मेरिट क्या हुआ आपको, मेरिट होता, मेरिट पे होता है। यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम है या चयन की क्या है, एक विशेष प्रक्रिया है। यह क्या है, पूछेगा कि नौकरशाही की विशेषता क्या है, तो पहला क्या, यह क्या है, मेरिट। इसमें भाई भतीजावाद बाबू नहीं है, ये क्या आपको मेरिट बेस है ना। ये आपको क्या करेगा, पूछेगा, यही क्या करेगा, मेन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके तहत क्या है कि एक वो पदानुक्रम है, क्या है आपको, पदानुक्रम है, रैंकिंग है, क्या आपको है, रैंकिंग है। नहीं, क्या आप कांस्टेबल हैं, फिर हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, है ना, डीएसपी है ना, ये क्या आपको रैंकिंग है। तो इसमें एक विशेषता क्या है, इसका में क्या है कि निश्चित क्या आपको रैंकिंग है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सुनिएगा, हो सकता है कि पूरा चीज बाबू क्या है, कहीं नहीं पढ़ोगे, लेकिन पूछता है विशेषता तो दिखाई तो दे रहा है ना जी, क्या क्या उसमें दिखाई दे रहा है। बाकी जो ऑप्शन में देखोगा कि जब बना लीजिएगा। तो यहाँ यही बताना था कि नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया, वो मैक्स वेबर। देखिए मैक्स वेबर कहाँ के था बाबू, देखिए नहीं पता चला कहाँ के, जर्मनी का है। तो जर्मनी का ही लिख लीजिए बाबू, इस वजह से देख लीजिएगा, हम तो देखे नहीं है, ठीक ना। एक है मैक्स मूलर, वो भी कहाँ के है, जर्मनी का, ठीक ना। कार्ल मार्क्स भी कहाँ का, जर्मनी का, है ना। हो गया बाबू ना, चलिए। तो दो क्वेश्चन यहाँ याद करना, कोची नौकरशाही का सिद्धांत कौन दिया है आपको, मैक्स वेबर, और क्या विशेषता ये वाला, प्लस क्या कि नौकरशाही का मेन काम क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का, सरकार की पॉलिसी को जनता के लिए लागू करना। आई क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला। ये भी देखिए क्या होगा आपको, टेढ़ है, ये कोई एग्जाम में पूछ दिया तो डाल दिए हैं। सुनिए, हालांकि जानते हैं आपका क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, डेट नहीं दिया गया लेकिन दिया गया है, पढ़िएगा आपको दिया गया है, ठीक ना। 1939 में स्थापित हुआ हाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, क्या बोले, हुआ हाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। पहले समझाती एक्चुअली था क्या। वियतनाम एक देश है, क्या वो, वियतनाम एक देश है। हालांकि वियतनाम देश ही हमारा मेन क्वेश्चन नहीं है, यह पूछ दिया है। वियतनाम से मेरा मेन क्वेश्चन क्या पूछता है, हो ची मिन, क्या पूछता है, हो ची मिन, हो ची मिन। ये क्या था, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी क्या थे, स्थापना किए थे। और यहां से क्या किए, अमेरिका को भगाने में क्या किए, योगदान दिए। पहले इस बार फ्रांस कब्जा के लिए था, लेकिन फ्रांस तरफ से कौन आ गया, अमेरिका आ गया। तो वियतनाम इसको हार के जाना पड़ा था, ठीक है ना। वियतनाम युद्ध के ऊपर कई सारा सिनेमा भी बन गया है। तो वियतनाम युद्ध, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, हो ची मिन, और इनको वियतनाम का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ठीक ना। और यहीं पे एक शहर है वो सौगान, क्या सौगान है, सौगान, इसी को बोलते हैं साइगॉन, क्या बोलते हैं, साइगॉन बोलते हैं, साइगॉन। इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, हो ची मिन शहर। आई क्वेश्चन बिहार द्वारा पूछा जा चुका है कि सौगान शहर का नया नाम क्या है, तो कुछ हो ची मिन सिटीज का आपको है नया नाम। यही पर बाबू क्या हुआ, 1939 के आसपास क्या हुआ कि हुआ हाओ आंदोलन हुआ है। ये बेसिकली क्या था, ये क्या था, धार्मिक आंदोलन जो क्या था, बौद्ध धर्म, क्या आपको बौद्ध, देखिए भारत से क्या हुआ ना कि बौद्ध धर्म निकल कर क्या हो गया, पूरा दुनिया में क्या हुआ आपको फैला, खास कर बाबू साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो गया आपको फैल गया, है ना। वहीं पर क्या हुआ कि हुआ हाओ आंदोलन क्या हुआ आपको शुरू हुआ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसका नाम क्या बाबू, फुस्सो, क्या नाम इसका बाबू, जो आंदोलन शुरू किया था नाम था वो फुस्सो, क्या नाम था आपको, फुस्सो। ये कौन शुरू किया था, फुस्सो। ऐसे पूरा नाम बाबू टेढ़ा देख लीजिए अभी बाबू, देखिए बाबू यही है, क्या नाम है, फुस्सो, हुयेन फुस्सो, क्या नाम है, हुयेन फुस्सो। अब फुस्सो खाली याद रखिए, फुस, अरे फुस होता है ना, फुस, एक फुस होता है, एक होता है फुस की रात। तो फुस की रात बाबू क्या है, आपको एक कहानी है जो प्रेमचंद ने लिखा है ना। यहाँ क्या हो गया, फुस्सो, हुयेन फुस्सो, हुयेन फुस्सो, हुयेन फुस्सो, हुयेन फुस्सो, हुयेन फुस्सो। बढ़ा जाएगा बाबू ना, आगे चलिए।
बंगाल में द्वैध शासन को किसने लूट खसोट और पथ भ्रष्ट का संज्ञा दिया था? समझिए क्या हुआ कि 1764 के बक्सर युद्ध में क्या किया कि बंगाल के एरिया पर क्या किया, अंग्रेज अपना आधिपत्य जमा लिया। 12 अगस्त 1765 को हुआ इलाहाबाद की संधि, और भी हुआ इलाहाबाद में संधि, लेकिन यही हमारा मेन पूछता है ना। 12 अगस्त 16 अगस्त को, लेकिन हमारा ये वाला पूछता है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुआ। बिहार बंगाल उड़ीसा का अधिकार मिल गया किसको? कंपनी को मिल गया, ठीक है ना। अब इसने क्या किया कि यहाँ पर बंगाल का गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव। किसको बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया। और इसने बंगाल में शुरू किया द्वैध शासन। कि द्वैध शासन के तहत क्या था कि बंगाल से कर वसूले कौन? अंग्रेज। पैसा रहेगा आपके पास, हित के आएगा तो नाश्ता कराना आपका भाई के नहीं। अब आप होने गांजा पी के होने पड़ल हैं, अब भाई तो बेचारा बर्बाद ना हो जाएगा जी। द सेम जी हुआ कि पैसा वसूलेगा कौन? कंपनी। और शासन करेगा बंगाल, ठीक ना। इस दौरान देखा गया कि एकदम बंगाल के प्रशासन क्या हो गया? चरमरा गया। और प्लस क्या, करप्शन वगैरह क्या होगा? आपको बढ़ गया। काम कराना तो कोशिश कीजिए, पैसा दीजिए तब होगा काम। जब लॉर्ड कर्नवालिस आया ना, तो बहुत बाद में बोला था कि यह क्या था? पथ भ्रष्ट। क्या था? पथ भ्रष्ट और लूट खसोट क्या था? ये शासन चल रहा था। हालांकि उसके पहले ही क्या एक शासक आता है, उसका नाम होता है बारन। क्या आपको? वारेन हेस्टिंग। क्या हुआ आपको? वारेन हेस्टिंग। ये वारेन हेस्टिंग क्या करता है? इसको क्या करता है? आपको समाप्त करता है। इस 1765 में शुरू किया गया और 1772 में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। लॉर्ड कर्नवालिस जब आता है तो फिर इसके ऊपर चर्चा होता है कि फिर से लागू किया जाए, क्या किया जाए। तो लॉर्ड कर्नवालिस बोलता है कि बंगाल में जो द्वैध शासन था, ये क्या था? लूट खसोट और पथ भ्रष्ट क्या था? आपका संज्ञा इसको दिया था, कहा था इसको। कोई दिक्कत नहीं। तो बोलिए बाबू, क्या बोले? रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? द्वैध शासन शुरू किया था। समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग। कब शुरू हुआ? 1765 में। कब समाप्त हुआ? 1772 में। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। ऐसे पूछेगा कि द्वैध शासन का जनक किसे बोलते हैं, पूछेगा तो सर लियोनस कार्टियस। क्या वो? सर लियोनस कार्टियस। सर लियोनस कार्टियस को बोलते हैं तो द्वैध शासन का जनक बोलते हैं। एक और याद रखिएगा, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन शुरू किया गया। 1935 के अधिनियम आएगा तो प्रांत में द्वैध शासन समाप्त किया जाएगा और केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत आपको होगा। तो इतना पता होना आपको चाहिए था। हाँ, ये वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद उनके भाई ने शाहाबाद एवं कैमूर की पहाड़ी से विद्रोह का नेतृत्व किया। तो वीर कुंवर सिंह का जब मृत्यु हो गया तो इनका भाई कौन थे? आपको अमर सिंह। अमर सिंह, ठीक ना। तो अमर सिंह ने क्या किया? अंग्रेज के साथ डायरेक्ट युद्ध में नहीं आए, वो क्या किया? लुका के, इसको बोलते हैं छापा मार युद्ध। क्या किया? आपको जारी रखा। और यह खास तरह क्या किया? कैमूर के एरिया में क्या करता? छिप जाता। वहां जंगल था, अंग्रेज पर हमला किया, हमला करके आओ जंगल में भाग गए। कौन नेतृत्व किए? अमर सिंह। ऐसे 1857 में क्रांति के दौरान क्या है? आपको वीर कुंवर से जगदीशपुर या बिहार से आंदोलन के नेता थे, लेकिन पटना से पूछेगा तो पीर अली। क्यों ना वो पीर अली? पीर अली नहीं रहेगा तो वीर कुंवर से। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना से नेतृत्व कौन किया है, तो ऐसे पीर अली होगा, लेकिन पीर अली ऑप्शन में आपको नहीं था। अब क्या बनाइएगा? यही बनेगा। ऐसे इनका प्रमुख कहां से था बाबू? जगदीशपुर से। जगदीशपुर या आरा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। निम्नलिखित में से किसने एवं कम बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया? किसके कल्याण के लिए? अच्छा, दलित के कल्याण के लिए। देखिए 1924 में क्या किया गया? आपको भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापना किया गया कि आपको बहिष्कृत हितकारिणी सभा का। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का इसका उद्देश्य क्या था? पूछेगा, ये भी पूछेगा कब, किसने और कहाँ। बॉम्बे में। कहा आपको? बॉम्बे में। बॉम्बे मतलब आज मुंबई हो गया ना। बॉम्बे में स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? दलित लोग का क्या करना? कल्याण करना। कोई दिक्कत नहीं। एक और पूछता है, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ तो लय है कि हरिजन बाबू क्या है? अंबेडकर स्थापना किए होंगे, लेकिन नहीं। हरिजन शब्द भी दिया दलित के गुरु महात्मा गांधी, और हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना महात्मा गांधी की है ना। कब? 1900 बाबू 1932 में, ठीक ना। सैयद बंधु, जिसको हुसैन अली खान और सैयद अब्दुल्ला खान, जिसको बोलते हैं क्या? सैयद बंधु। यह उत्तर मुगल काल में किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर मुगल काल क्या होता है? देखिए, अगर हम बात 1526 से लेकर के
1707 तक को बोलते हैं मेन मुगल काल है। और 1707 जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया, और तब से लेकर के 1857 तक बोलते हैं उत्तर मुगल काल बोलते हैं। इस दौरान कोई योग्य शासक नहीं हुआ। अब जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ ना, तो दो भाई था, यही बन गया शासक निर्माता। जिसको मन करता जिसको राजा बनाता था, और जिसको मन किया उसको हटा देता था। इसी को बोला गया शासक निर्माता कहा गया। तो किस नाम से शासक निर्माता इसको कहा गया, ठीक ना। फर्रुखसियार किसने हत्या करवा दिया था, राजा बनाया था, अब फर्रुखसियार की हत्या करा दिया, तब मुहम्मद शाह राजा बना इसी के सहयोग से। लेकिन मुहम्मद शाह पहले राजा बन गया, और तब इसको क्या किया, मरवा दिया। किल्ला बड़े तुर्फाती मचा रहा है, समझ में गया ना। तो बाबू क्या हो गया, ये क्या था, शासक निर्माता। क्या था, आपको शासक निर्माता इसको कहा गया, शासक निर्माता कहा गया है। जजाऊ का युद्ध, देखिए ये क्या था, आजम शाह, क्या आपको, आजम शाह, मोहम्मद आजम शाह, और बाबू क्या, मोहम्मद मुअज्जम, मुअज्जम। 1707 में क्या हो गया ना, कि जब औरंगजेब का क्या हो गया, देखिए सुनिएगा, कल भी क्वेश्चन सेट के लिए थे, है ना, आज भी क्या किए हैं, सेट किए हैं अलग तरीका से, ताकि थोड़ा सा रिवीजन आपको होते रहा। 1707 में क्या हुआ कि औरंगजेब का मृत्यु हुआ, तब अंग्रेज का बोल सकते हैं, औरंगजेब का उत्तराधिकारी अपने में लड़ने लगे, कौन राजा बनेगा, क्योंकि उत्तराधिकारी कोई स्पष्ट नियम आपको नहीं था, जो जीता वही सिकंदर है। ऐसा देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया, इसको समझा देते हैं। मुगलों में पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, क्या कि उत्तराधिकार का क्या नियम था। तो उत्तराधिकार का नियम क्या था मुगल में, क्या था सुनिए, बाबू प्रांत का बराबर और बंटवारा कर देना है। क्या था, प्रांत का बराबर और क्या करना, बंटवारा कर देना है। उसे सबको मिल जाएगा तो क्यों बाबू नहीं रहेगा। लेकिन अब समस्या क्या है कि उसमें प्रांत बढ़ जाएगा, तो कोई केंद्रीय शक्ति नहीं होगा। उसके बाद होता क्या था एक्चुअली में ना, कि जो राजा मर गया, तब जितना वो उत्तराधिकारी अपने में क्या करता, लड़ता था। और लड़ने के बाद क्या है कि जो मजबूत है वो कब बन गया, आपको राजा बन गया। और हिंदू धर्म में क्या था कि समान तो बड़ा भाई क्या करता, राजा आपको बनता था। लेकिन मुस्लिमों में इस तरह का वो पदक्रम आपको नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुअज्जम और क्या हुआ, आज क्या बोले, आजम शाह, मुअज्जम और आजम शाह के बीच क्या हुआ, आपको युद्ध हुआ, ठीक है ना। इस युद्ध में क्या होता है कि मुअज्जम क्या होता है, आपको जीतता है। और यही मुअज्जम क्या, कौन नाम से गद्दी बैठता है, बहादुर शाह जफर के नाम से गद्दी पर आपको बैठता है ना। ये युद्ध का हुआ आपको जजाऊ में, तो इसलिए बोलते हैं जजाऊ का युद्ध, बोलते हैं कब हुआ, 1707 में। छोर पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब युद्ध हो रहा था, तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह जफर का समर्थन किया था। क्वेश्चन पूछेगा किसका समर्थन किया, बहादुर शाह जफर का। अगला क्वेश्चन और पूछेगा, सुनिएगा, आपने क्या बोलता है, साहू संभाजी का नाम सुना होगा, संभाजी, ठीक ना, संभाजी होगा ना, शिवाजी का बेटा संभाजी, और संभा के साहू, क्या वो साहू, क्या वो आपको साहू, साहू याद कीजिए। साहू को क्या गिरफ्तार करके क्या औरंगजेब रख लेता, साहू को गिरफ्तार करके अंग्रेज रखे हुए था। जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ ना, तो साहू का किया, छोड़ दिया, ताकि मराठा अपने में लड़े जा करके, क्योंकि ताराबाई मराठाओं का नेतृत्व कर रही थी। दोनों क्या करेगा, आपको लड़ेगा, क्या करेगा, आपको लड़ेगा, कोई दिक्कत ना बाबू, है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि औरंगजेब के मरने के बाद किसने साहू जी को रिहा कर दिया, किसने, बहादुर शाह जफर वन। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखिए, काफी है बाबू। ये देखिए क्वेश्चन क्या बाबू, ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया है, आज तक कहीं पूछा नहीं गया है ना। लेकिन हमको लगा तनिक खरखाए कुछ दिखाया जाए, ठीक है ना। क्योंकि इस टॉपिक से क्या है सुनिएगा, ये बेसिकली क्या है, राम मनोहर, क्या वो राम मनोहर सुने, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। पहले आते हैं कि राम मनोहर लोहिया थे कौन, ये क्या थे, समाजवादी नेता, समाजवादी नेता। सुनिएगा, बिहार में जब बिहार समाजवादी पार्टी या बोल सकते अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ, तो उसमें क्या थे, आपको जुड़े हुए थे, क्या जुड़े हुए थे, एक जगह क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजवादी पार्टी तो किसने स्थापना किया था, जैसे जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना, आचार्य नरेंद्र देव, बहुत लोग थे। लेकिन वहां पर उस ऑप्शन में नहीं था, आंसर कौन था, आपको यही था, राम मनोहर लोहिया। अब देखिए राम मनोहर लोहिया क्या है कि वो नारा दिया था, जो सप्त क्रांति, आपको सप्त क्रांति, आइए क्वेश्चन पूछा गया आपका दरोगा एग्जाम में, सप्त क्रांति की नारा कौन दिया, राम मनोहर लोहिया। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। और सप्त क्रांति, अरे सप्त क्रांति क्या था ना, 7 को बात बोला कि महिला पुरुष समानता, जाति पाति खत्म होना चाहिए, देश का समान का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जो अभी असमानता समाज में सब खत्म होना चाहिए, ऐसा ऐसा 7 को बात बोला। लेकिन समझिएगा
जितना समाजवादी होता है, एक होता है पूंजीवाद, क्या होता है आपको? पूंजीवाद होता है, पूंजीवाद। एक होता है समाजवाद, समाजवाद। एक होता है वो साम्यवाद, क्या होता है? साम्यवाद, साम्यवाद होता है। अब देखिए थोड़ा सा अंग्रेजी टर्म समझ लीजिए, इसका क्या होता है वो? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट होता है, या अंग्रेजी में कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या बोलेंगे? कैपिटलिज्म बोले, कैपिटलिज्म बोलेंगे। इसको बोलते हैं सोशलिज्म, सोशियोलिज्म। इसको बोलते हैं कम्युनिज्म, कम्युनिज्म बोलते हैं। देखिए अंतर दोनों में क्या है, सब में अंतर क्या है? यह बोलता है सब चीज का होना चाहिए, कुछ प्राइवेटीकरण, सबका होना चाहिए निजीकरण, सबका निजीकरण होना चाहिए, ठीक ना? जो पूंजीपति वर्ग वही क्या करता है? केंद्रीकरण करके पूरा पैसा कमाता है। और यह बोलता है इसका सीधे उल्टा, सबका होना चाहिए कुछ सरकारीकरण, एकदम सबका होना चाहिए सरकारीकरण। और देखा ही गया कि इसके विरुद्ध में क्या वही खड़ा हुआ है? कौन? कम्युनिज्म। ये केंद्रीय सरकार आएगा, सबसे सामान ले लेगा, सब जनता में क्या करेगा? बांटेगा। लेकिन देखा ही गया कि कम्युनिज्म के आड़ में सब तानाशाह बन गया। लेनिन के बात कीजिए रूस में, और स्टालिन के बात कीजिए, वो क्या किया? बन गया, तानाशाह बन गया। तो इसीलिए कि राम मनोहर लोहिया बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वही समझिए एक तरह क्या है? कम्युनिज्म है। ये कम्युनिज्म में क्या है कि चोंगा ओढ़े हुए है, क्या है? आपको चोला ओढ़े हुए है, वो भी वही काम कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी सेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पर भी सेंट्रलाइजेशन है। वो क्या बोलते हैं? सोशलिज्म, समाजवाद। यहाँ बोलते हैं कि देखिए गरीब जनता के बारे में क्या, अगर हमको सोचना है, गरीब जनता को सरकार क्या अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन सारा चीज को अराजकता के रूप में हम लेकर के नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वही क्वेश्चन है, देखिए उनके लिए पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों क्या है? समान है। जो उच्च पूंजीकरण और एक केंद्रीकृत अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है, इसलिए वह पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के क्या है? आलोचक थे। यह कथन किसके बारे में कहा गया? बोलिए। राम मनोहर लोहिया के बारे में, है ना? इतना डीप में जा करके क्या आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना कम है, ठीक ना? लेकिन तो डाल के देखे, चलो कुछ का देखिए स्टेटमेंट वाला बीपीएससी में तो क्वेश्चन आ रहा है, दुर्गा में भी टच नहीं कर रहा है, लेकिन जब वहां पूछ रहा है तो मैं भी पूछ दे, एक आध को तैयार रहिएगा, है ना? चलिए ऐसे ही याद कीजिएगा, सप्त क्रांति बहुत जरूरी है। भारतीय सामाजिक सम्मेलन, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में फलना और रघुनाथ राव ने किया था। माने कौन और कौन ने किया था? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो आपने एमजी नडा का नाम सुने बाबू? महादेव गोविंद रानडे। तो महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने मिलकर के किया था। अब सुनिएगा, याद कीजिए कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में। इसने क्या बोला कि हम केवल राजनीतिक मुद्दा को उठाएंगे, सामाजिक मुद्दा को हम उठाएंगे नहीं, ठीक ना? तो कई लोगों का नाम क्या है कि सामाजिक मुद्दा को उठाने के लिए ही इसका स्थापना किया गया था। और कांग्रेस के अंतर्गत ये संस्था काम आपको कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता क्या इसका सदस्य थे। लेकिन जब यहाँ पर आते थे तो सामाजिक मुद्दा नहीं उठाते थे, ठीक ना? समझ में गया? तो ये बोल सकते कांग्रेस से क्या बोल सकते? सामाजिक सुधार क्या था आपको? शाखा था क्या आपको? भारतीय सामाजिक सम्मेलन, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये रघुनाथ राव और एमजी नायडू ने स्थापना किया है कब? 1887 में। ये क्वेश्चन आपको पूछा है। किस षड्यंत्र केस में अंग्रेजों ने तीन अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया? उसका नाम क्या था? फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचिंसन। माने ये है अंग्रेज। अंग्रेज मतलब क्या कि जो हमारे देश पर शासन कर रहा है। वो भारत से क्या किया है? तीन अंग्रेज को गिरफ्तार कर लिया है। तुम क्या कर रहे हो? अंग्रेज को भगाने के लिए बाबू क्या करो? षड्यंत्र रच रहे हो। अंग्रेज क्या किया? अंग्रेज को गिरफ्तार किया, ठीक ना? ये बहुत पहले हम क्या है कि यूपीएससी लेवल का कोई एग्जाम सीडीएस वगैरह दिए थे या असिस्टेंट कमांडर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया तो वही डाले हैं, ठीक ना? तो सुनिए क्या है इसमें हुआ क्या था कि बाबू क्या है कि जगह है क्या आपको? मेरठ, क्या आपको? मेरठ। ये 1929 में, 1929 में यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार काहे किया गया? क्या आप लोग क्या है कि ब्रिटिश सत्ता को यहाँ से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हो? वो क्या रहा था समझिएगा। सोवियत संघ में क्या हुआ? विश्व की प्रथम समाजवादी क्रांति की शुरुआत हुआ, उसी को मार्क्सवादी क्रांति बोलिए, ठीक ना? वहां शुरुआत हुआ और उसके साथ साथ इंडिया में क्या हुआ? फैलना शुरू हो गया। इंडिया में क्या हुआ? समाजवाद क्या बोलता कि मार्क्सवादी विचारधारा से काफी लोग जुड़ रहे थे। उसी में क्या है, आपने एम एन राय का नाम सुना होगा,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में उन्होंने आपको किया था, एम एन राय ने किया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। बाद में मुजफ्फर अहमद के नाम सुना होगा, एस डांगे का नाम सुना होगा, शौकत उस्मानी का नाम सुना होगा। इस सब को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ इसको भी गिरफ्तार किया गया। किसको? ये तीनों को। ये तीनों क्या था? अंग्रेज था, लेकिन क्या था? समाजवादी विचारधारा से क्या था? प्रभावित था। गिरफ्तार है, कुछ समय इसको जेल में रखा गया। तो कौन केस से बताइएगा? मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ कब? 1929 में। तो देखिए, 3 को हम बता चुके हैं अभी तक। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस बता चुके हैं, अलीपुर बता चुके हैं, और क्या बता दिए? मेरठ षड्यंत्र केस बता चुके हैं। ऐसे करते करते सब धीरे धीरे क्या करेंगे? डाल देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आइए, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस नेता द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए हजरत मोहानी द्वारा क्या है? स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक ना? ऑप्शन ए क्या? एक क्वेश्चन का जानते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग आंसर देता है। पहले समझा देते हैं क्या कहानी क्या है। देखिए, 1900 बाबू क्या हुआ? 40 में क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ? हजारीबाग के रामगढ़ में, झारखंड में, रामगढ़ में। और यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया अब्दुल कलाम। क्या वो? अब्दुल कलाम आजाद को बना दिया गया अध्यक्ष। और इसके बाद बाबू 1946 तक यही अध्यक्ष रहता है, क्योंकि कांग्रेस का मीटिंग हुआ ही नहीं। लेकिन अब समझिए क्या है कि 1942 में क्या हमारे यहाँ क्रिप्स मिशन आया, और उसके विचार से भारतीय लोग प्रभावित नहीं थे। यह जो देना चाह रहा था, भारतीय लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। भारत में निर्णय लिया गया कि हम शुरू करेंगे आपको कोई चीज, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना? और बंबई के ग्वालियर टैंक में बुलाया गया आपको मीटिंग बुलाया गया। और महात्मा गांधी बोले कि हम भारत छोड़ो आंदोलन क्या करेंगे? शुरू करेंगे। लेकिन आप समझिए क्या है कि प्रस्ताव बोला कि भारत छोड़ो प्रस्ताव लेकर कौन आया? भारत छोड़ो प्रस्ताव लेकर के कौन आया? कहा जाता है कि प्रस्ताव जो है जो तैयार किया जाए, ऐसे जानते हैं, अगर वहां पर क्या है कि महात्मा गांधी रहता है तो समान तौर पर वही आंसर सही हो जाता है। लेकिन एक जगह क्या है कि महात्मा गांधी पूछा गया है और जवाहरलाल, क्या हुआ आपको? जवाहरलाल नेहरू भी क्या आपको दिया गया है, ठीक ना? समझ में रहा है? अब वहां पर क्या दे रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को लेकर के आए हैं जवाहरलाल नेहरू, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन? महात्मा गांधी। यहाँ पर ये 8 अगस्त क्या हुआ? 8 अगस्त 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन क्या प्रस्ताव पारित हो गया। और 9 अगस्त को क्या हुआ आपको? वो शुरू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन 9 अगस्त को क्या आपको शुरू हुआ? प्रस्ताव को लेकर के आपको जवाहरलाल नेहरू, है ना? लेकिन सुनिए कि कई जगह क्या है कि आंसर महात्मा गांधी भी आपको दे रहा है। कई जगह इसको क्या किए हैं? सर्च किए हैं। और सर्च करने के बाद जो भी हमको समझ में आए उसके आधार पर लगता है जवाहरलाल नेहरू क्या होगा आपको आंसर होगा, है ना? बाकी हम कई बुक का क्या देखने का प्रयास किए हैं, स्पष्ट कहीं लिखल नहीं है, स्पष्ट कहीं लिखल नहीं है। लेकिन जितना भी हम 5-6 को बुक पढ़े ना, तो हमारी जो समझ का आता है वही बोलता है कि भारत छोड़ो का क्या ड्राफ्ट तैयार किया नेहरू जी, है ना? प्रस्ताव को लेकर के आए, यही लेकर के आए, कौन लेकर के? यही लेकर के आए, ठीक है ना? और बोल सकते हैं क्या कि ये आंदोलन के नेता कौन बने? महात्मा गांधी। अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पास किया, तो हमारे अनुसार आंसर कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा, है ना? बाकी क्या है कि आप लोग खुद से अगर देखिए कहीं मिल जाए तो अच्छा बात है, लेकिन हमारे आंसर क्या आपको जवाहरलाल नेहरू है। हो सकता है कुछ पढ़े तो बाद में कुछ और क्लियरिटी मिले, लेकिन कहीं स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है। जहाँ तक हमको जो भी हमको समझ है वो आपको बताने का प्रयास कर, ठीक है? चलिए, इधर होगा पूछा गया है, ठीक ना? अब आइए बाबू, हिंदू पेट्रियोट के संस्थापक कौन थे, ठीक है? तो हरिश्चंद्र, क्या वो हरिश्चंद्र मुखर्जी। इस पुस्तक, इसमें क्या कहते हैं? नील विद्रोह हुआ था ना, इस पुस्तक के माध्यम से क्या कहते हैं? समर्थन किया था, मतलब पत्रिका के माध्यम से क्या कहते हैं? उस विद्रोह का समर्थन किया था। तो हिंदू पेट्रियोट कौन? वो हरिश्चंद्र मुखर्जी है। अब प्रमुख पत्र पत्रिका का कौन संस्थापक था? आप रट लीजिएगा। इसके पहले और भी लोग जुड़ल थे, लेकिन हमारा एग्जाम में पूछता आपको यही, हरिश्चंद्र मुखर्जी। आइए, जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया, देखिए ये अवध है, यूपी में पड़ता है, लखनऊ वाला एरिया। तो भारत को जब अंग्रेज जीत रहा था ना, तो अवध को क्या कह रहा था? अपना दोस्त बने था। लेकिन सबको जब जीत लिया, अवध बच गया। तो 1856 में हुआ क्या कि वहां के शासक था, अंतिम शासक बाजिद अली शाह। इसको बोला कि आप बढ़िया शासन नहीं करें, आपके यहाँ क्या है? कुप्रशासन है। इस कारण से हम आपका शासन समाप्त करके वहां का शासन अपने अंदर में ले रहे हैं। ये कौन बोला? लॉर्ड डलहौजी बोला। लॉर्ड डलहौजी। तो अवध का अधिग्रहण कौन किया? लॉर्ड डलहौजी। उस समय वहां का शासक कौन था? वो बाजिद से। कौन आधार पर? कुप्रशासन के आधार पर। अब क्वेश्चन वो नहीं पूछा, क्वेश्चन देखिए अलग फॉर्म पूछा गया। जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया और नवाब को
देश से निकाल दिया, मतलब अवध से निकाल दिया। तब उन्होंने बाबुल मोरा नहर छूटो जाए, बाबुल मोरा नहर छूटो जाए, यह प्रसिद्ध ठुमरी गाते हुए अपनी रियासत से अलविदा कहा। तो यह कौन कहा? बादल सर। तो ये तो हम बाबू क्या आपको हम जान रहे थे कि बना देगा, लेकिन हम आपको ये बेसिकली ये स्टेटमेंट बताना चाह रहे थे। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि कौची बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, यह परसों ठुमरी गीत कौन कहता था? लड़के विवाह था ना, देखना कैसे रोती है। अब तो लोग रो नहीं रोती है नहीं, पहले बाबू बड़ी छाती पीट पीट के रोती थी नहीं। अब रीजन है क्या, पहले ही से क्या है कि रोज बात कुछ कर लेता है तो सब फेमिलियर हो जाता है। अब पहले क्या था, थोड़ा सा अलग था नहीं, अनजान घर में जाना है। ऐसे जानते क्या होता है? अभी आप लोग लगेगा कि नहीं रोए, लेकिन जानते क्या होता है? लड़के की विदागी होगा ना, तो आपको भी रुवाई बढ़ लगेगा। तो हमारा दोस्त था तो क्या हुआ कि एगो शादी ब्याह था, हमारे स्कूल में लड़की पढ़ती थी। अब उसका विदागी हो गया, वो 2 दिन से खाना नहीं खाया। बोले काहे हो? लेकिन मन हमको नहीं लग रहा है। बोले क्या है? मैंने उससे तुम चाहता प्यार और करता था, लेकिन नहीं, अब लग रहा है कि उन्हें जाएंगे तो दिखाई नहीं देगी। लो होता है बाबू, नहीं समझे? अरे कितने लेकर घूमे ला चल जाता है। जैसे आप ही लोग यहाँ रहते होंगे तो शाम को अपना घूमे निकल जाते होंगे, चलो कोई भेंट उठ जाए। देखिए, एक सुंदर चीज होता है ना, थोड़ा सा क्या होता है, देखने से मिजाज फ्रेश हो जाता है। हाँ, लड़का चाहे लड़की सबके चेहरा की बात करते हैं, लेकिन होता है बाबू थोड़ा सा, है ना? भाई बच्चा आप लोग के एज में तो खास ये सब होता है। 35-40 हो जाने के बाद जानते हैं उतना नहीं होता है, लेकिन अभी तो है ना। आइए तो वही क्या है कि बाबुल मोरा नहर छूटो जाए, ये क्या है? ठुमरी गीत है। आप सुन लीजिए, ये जानते हैं बहुत बड़े क्या थे, आपको बोल सकते हैं क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको? शायर थे, कई सारा कविता का रचना किए थे। कौन? आपको बाबू वाजिद अली शाह, है ना? उसमें ये बाबू ये हो गया। एक और बताया था कि हमको ध्यान नहीं आ रहा, एक और क्वेश्चन कहीं पूछा गया था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। कोई उनका कविता है, क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे वेरीफाई आप एक बार मतलब जाए घर सर्च कर लीजिएगा ना, तो हम कभी सर्च करके बता देंगे, क्वेश्चन सेट ही कर देंगे। अगला बार हम सेट ही कर देंगे, ठीक है ना? चलिए ये बताइए बाबू क्या, यंग प्रत्यक्षता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए पहले समझिए क्या है, एक होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता। जिस वस्तु को क्या है, आपको रूप को चेंज करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो ज्यादा होता है इलास्टिक। जैसे अगर स्टील और रबड़ में क्या है, स्टील को रूप को चेंज करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो रबड़ क्या है, अच्छा स्टील क्या हो गया, ज्यादा इलास्टिक, और रबड़ क्या है, कम इलास्टिक हो गया। ये हो गया। अब इसमें एक होता है हुक, क्या होता है वो हुक का नियम, क्या होता है हुक का नियम होता है, हुक का नियम होता है कि प्रतिबल डायरेक्टली परफॉर्म तो विकृति सब पढ़ा है बाबू ना, ऐसा करके होता है, विकृति होता है बाबू, है ना? इसी को बोलते हैं कि हुक का नियम बोलते हैं। और जब साइन हटता है तो कुछ नया लेकर के आएंगे, उसी को बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। और फाइनली फार्मूला क्या आएगा कि मान लीजिए हम यंग मॉडुलस को कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए हम ऐसे मान लेते हैं, तो ये क्या आता है, प्रतिबल अब बटे क्या आता है, विकृति। प्रतिबल आप बताए विकृति। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक तरह क्या है, प्रेशर है। प्रतिबल क्या, एक तरह क्या है, प्रेशर है। फोर्स पर यूनिट एरिया। अब विकृति मतलब क्या होता है कि बाबू क्या है, कोई वस्तु है, इस पर हम फोर्स लगाए हैं, ये बढ़ कितना हो गया, ठीक है ना? तो चेंज इन लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ का मीटर लंबाई, अरे चेंज इन लेंथ ही लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो लंबाई बट लंबाई कट जाएगा तो कितना, 1, और हो जाएगा ना? तो विकृति का मात्रा क्या होता है, कुछ नहीं होता है। पूछेगा विकृति का मात्रा क्या होता है, यह यूनिट लेस होता है। चेंज इन लेट बट ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ 1 मान लीजिए बाबू, हो गया ना? तो फाइनली क्या बच गया, फोर्स पर यूनिट एरिया बच गया। फोर्स से क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसी को बाबू दाब बोलते हैं, ऐसी को हम पास्कल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? तो यहाँ क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये होता है यंग प्रत्यक्षता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए बाबू क्या है, 5 सदिश राशि के नाम बताइए, सब 5 सदिश राशि के नाम बताइए, है ना? देखिए एक होता है क्या, स्केलर क्वांटिटी, एक होता है क्या, वेक्टर। स्केलर को बोलते हैं अदिश, अब वेक्टर को बोलते हैं सदिश। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों में, 5 kg बोलिए या 5 मीटर बोलिए, क्या है दोनों में रहेगा। लेकिन यहाँ अ का मतलब होता है हिंदी में न, न है दिशा, इसमें कोई दिशा आपको नहीं रहेगा। लेकिन स का मतलब हिंदी में होता है ह, दिशा इसमें है, डायरेक्शन में है। अगर खाली बोलते हैं 5 किलोमीटर, तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। नहीं रहता है कि 5 किलोमीटर ऐसे रहता है, निर्मला कुमारी चौधरी ऐसे दे रहता है,
5 किलोमीटर। ये कौची हो गया, ये बताया कि 5 किलोमीटर आपको जाना है। यह क्या बताया आपको, डायरेक्शन, ये कहने आपको जाना है। तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अब सुनिएगा, यहाँ आपको रट के याद करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं दूरी की, आपको बाबू दूरी होता है अदिश, विस्थापन बोलेंगे क्या होता है, सदिश, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको, सदिश होता है। और यहाँ पर दूरी के बाद क्या बोले बाबू, चाल, चाल क्या होता है आपको, अदिश। यहाँ पर क्या होता है बाबू, वेग क्या होता है, सदिश होता है ना। बाकी इसी करके बना लीजिएगा। वेग हो गया, क्या हो गया, त्वरण क्या हो गया आपको, त्वरण, बल हो गया, है ना। ऐसे करे क्या है, उसे बना लीजिएगा। ये क्या होता है आपको, सदिश राशि होता है। आप बाकी क्या कीजिएगा, रट लीजिएगा। ये क्या कंसेप्ट आपको यही है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर कितना कर दिए, क्या हो गया, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर क्या कर दिया, 3 डिग्री सेल्सियस आपको कर दिया, ठीक ना। तब समझना क्या बाबू, ये क्या हो गया आपको बाबू, आपका इधर समझिए क्या आपको हो गया, टेम्परेचर हो गया। इधर क्या हो गया आपको बाबू, वॉल्यूम। इधर क्या हो गया आपको, वॉल्यूम। मतलब इधर क्या हो गया आपको, आयतन हो गया, आयतन हो गया। अब सुनिएगा, समान तौर पर कोई चीज गर्म करते हैं, कोई चीज गर्म करते हैं, तो क्या होता है, समान तौर पर गर्म करेंगे तो होता ही है, क्यों क्या होता है, आयतन में क्या होता है, फैलता है, आयतन में क्या होता है, फैलता है। और जब आयतन में फैलेगा तो डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। मतलब कोई चीज को अगर गर्म करेंगे तो ये वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और द्रव्यमान तो उतना ही है, तो ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा आपको, घटेगा। लेकिन वाटर केस में होता उल्टा, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, या जल का असमान प्रसार। जल बहुत सनी देवल है, सनी देवल के नाम सुने हो। दो तरह के हीरो होता है, एक हीरो का मारिएगा तुरंत मारा पीट कर देता है, सिनेमा में देखिएगा, नहीं मारिएगा तुरंत गोली बंदूक उठा लेगा। एक क्या होता है, पहले गर्माएगा वो, पहले मुड़ी एकदम हिन्ने खून गिरेगा, और सब बोलेगा बोलेगा अजय तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, अजय बचाओ बचाओ, तब फिर मुझे ऐसे ऐसे करता है। नहीं, ये कौन हो गया, सनी देओल हो गया। पहले क्या होता है, गर्माता है इंजन, तो इसी बाबू यहाँ पर है। समझिए क्या होता है, यहाँ क्या हो गया आपको 0 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो आपको 4 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे क्या हो गया आपको बाबू, क्या हो गया आपको बाबू 9 डिग्री, क्या हो गया आपको 9 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन में गलती क्या सेट कर दिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं, पहले कंसेप्ट देखिए, क्वेश्चन को से पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी आगे समझ, कंसेप्ट समझ लीजिए। समझिए क्या होता है, मान लेते क्या है कि जल का आयतन, मान लीजिए अभी यहाँ की बात करते कुछ है, तो मान लीजिए यहाँ पर जल का आयतन है, यहाँ पर, ठीक ना। अब होगा क्या समझिएगा, यहाँ पाइए, यहाँ पर क्या है कि शुरू से क्या कीजिएगा, 4, शुरू से क्या कीजिएगा 4 तक चलिएगा। इसका आयतन क्या, देखिए ये बाबू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ऐसे है। आयतन क्या होगा, वो पहले क्या होगा, घटेगा। 4 तक घट के एकदम जितना घटना हो जाएगा घट जाएगा, समझिएगा। जी आयतन क्या हो गया, घट गया 4 पे बिल्कुल। यही क्या हो गया आपको बाबू, घट गया। ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उल्टा संबंध है। तो इसलिए क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन होता है सबसे, आयतन सबसे कम, आयतन सबसे कम हो गया जी। और उसका घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक। पहला क्वेश्चन कि कितना डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 पर। अब 4 के बाद और बढ़ाइए, अब क्या होगा बाबू, यहाँ पर समझिएगा, 4 के बाद समझिए ऐसे ऐसे। अब क्या होगा, बढ़ेगा, अब क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब समझिए क्या कि पहले क्या हुआ कि बाबू 0 से लेकर के क्या 4 तक गए हैं, तो पहले आयतन क्या हुआ आपको, घटा, क्या हुआ आपको, घटा है। आयतन घटा है यहाँ तक, तो घनत्व क्या है यहाँ तक बढ़ा होगा। यहाँ से आयतन बढ़ना शुरू हुआ है, आयतन बढ़ना शुरू, तो घनत्व घटना शुरू हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि 9 से कहाँ चलना है आपको, 3 तक, 3 से चलना है। 9 से कहाँ चलना है, 3 तक। तो 9 से कहाँ यहाँ पर पहले 4 आना पड़ेगा। तो 9 से जब 4 आए हैं तो आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है, आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अब 4 के बाद 3, 4 के बाद कहाँ आइएगा, 3 क्यों आइएगा। तो आयतन क्या हो रहा है आपको बाबू, आयतन क्या हो रहा है आपको, आयतन क्या हो रहा है, फिर से बढ़ा। तो आयतन फिर से बढ़ रहा है, तो घनत्व क्या होगा फिर से, अरे आयतन क्या हो रहा है, देख रहे हैं बढ़ रहा है बाबू। तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, फिर से घटेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया। पहला क्या कि 9 से लेकर के 4 तक आयतन क्या होगा, घटेगा।
9 से 4 तक आयतन क्या होगा वो घटा, आयतन क्या होगा आपको घटेगा। और 4 के बाद 3 तक आयतन क्या होगा बढ़ेगा, आयतन क्या होगा आपको बढ़ेगा। ये समझ में आया मोटा मोटी बाबू, आया बाबू दोस्तों आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए तो यही आंसर हो जाएगा बाबू। अब इसमें कुछ पूछ सकता है कंसेप्ट, जनरली सामान्य तौर पर हेने से पूछता है, हम इन्हें से सेट की है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि 0 से 9 तक जाते हैं तो क्या होगा, तो हमको लगा कि नहीं तो कुछ ही ले जाता है, इन्हें से पूछ के देखा जाए क्या होता है ना। चलिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है, तब जहाज पर क्या असर पड़ेगा, सुनिएगा। ये नदी है क्या है आपको समुद्र है, माने गंगा नदी से निकल के बंगाल खाड़ी में जहाज जा रहा है, समझिएगा। नदी में क्या होता है, नमक की मात्रा क्या होता है कम होता है, ये होता है मीठा पानी। इसमें 5 पीपीटी से नमक की मात्रा कम होता है, उसे मीठा पानी में काउंट कर लेते हैं। और समुद्र के औसत लवणता कितना होता है 35 पीपीटी। तो ये क्वेश्चन तो इजी हो गया है ना। अब समझे, जिसमें नमक की मात्रा क्या होगा ज्यादा रहेगा ना, तो उसके अपेक्षा जिसका नमक की मात्रा ज्यादा उसका घनत्व क्या हो गया ज्यादा। तो घनत्व ज्यादा हो गया तो आप उसके अपेक्षा क्या हो जाएगा हल्का हो जाएगा, समझेगा। यहाँ पर आप हैं तो यहाँ पर आप डूब जाए, यहाँ कहाँ है डूब जा रहे हैं, क्योंकि नीचे से कोई रोके वाला नहीं है। लेकिन जैसे क्या है कि यहाँ पहुंचे है तो अंदर आपको जा ही नहीं दे रहा, अंदर से कोई अगर टेल रहा, क्या अगर आपको टेल रहा है कि उसका घनत्व ऑलरेडी क्या है गढ़ा है, गढ़ापन मतलब घनत्व ज्यादा है, तो उसमें डूबिएगा आप नहीं। जिस पानी में जितना ज्यादा नमक की मात्रा होगा उतना ही गाढ़ा होगा, उतना ही घनत्व ज्यादा होगा, उतना ही में आपको डूबने का सोना क्या होगा कम होगा। इसलिए सुनते हैं कि डेड सी में क्या होता है आदमी क्या होता है तैरता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है नमक की मात्रा ज्यादा। तुर्की का वांझ है उसमें भी नमक मात्रा और ज्यादा है, तो उसमें भी आदमी क्या होगा आपको तैरेगा, आदमी डूबेगा उसमें नहीं। तो समझिए कि मान ली कि यहाँ पर नाव है, तो मान ली कि पानी का लेवल ऐसे है, समझिए नाव है, तो मान ली कि यहाँ तक क्या हो डूबल था, यहाँ तक क्या था आपको नाव डूब के चल रहा था। क्योंकि यहाँ बाबू क्या है जब आया तो इसको बाबू क्या है कि अंदर आ गया, क्योंकि अब जब यहाँ से नाव यहाँ चला गया तब नीचे से क्या करेगा इसको टेलेगा। क्योंकि अब ये बेसिकली क्या है कि इसके अपेक्षा क्या हो गया ये हल्का हो गया, क्या हो गया हल्का हो गया। तो अब क्या है कि ये जो है बाबू नहीं वाली, तो ये क्या होगा पहले के अपेक्षा क्या जगह वो उठ जाए, मतलब पहले क्या था कितना तक डूबल था ना, अब क्या होगा इतना ही तक क्या होगा डूबेगा। मतलब अब क्या हो गया ये ऊपर में उठ गया। तो यहाँ ही है कि जब एक नदी चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तब जहाज क्या होगा पहले के अपेक्षा क्या होगा पानी में ऊपर उठ जाएगा, पानी में ऊपर आपको उठ जाएगा। वायु दाब बाबू क्या होता है कि माप की रीडिंग में अचानक क्या आ गया गिरावट आ गया, तो वह क्या संकेत करता है कि मौसम कैसा रहेगा। सुनिएगा, जैसे वायु दाब होता है ना उसको मापते हैं, पहला तो क्वेश्चन की बैरोमीटर, क्या आपको बैरोमीटर से क्या करते हैं मापते हैं कि आपको वायु दाब को। अब बैरोमीटर में रीडिंग देखकर क्या है आपको बता देखिए 3 तरह की रीडिंग याद करना है। एक तो क्या वो अचानक से गिर गया, क्या वो अचानक से, जीवन में अचानक से कुछ हो गया बर्बादी तय है, बर्बादी, क्या वो बर्बादी। हाँ धीरे धीरे कुछ हो रहा है तब ज्यादा प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। अब रास्ता में चले कोई नंबर कोई गिरा के चल गया है ना जी, हाँ नंबर उठा के फोन से बतिया लगे तो बर्बादी तय है नहीं। लेकिन अब क्या है ना कि धीरे धीरे बाबू क्या है एक दूसरे को देखे है ना, और बोल सकते हैं क्या कि प्रक्रिया हुआ है लंबा समय एक दूसरे को क्वालिटी देखे और तब हुआ, तब जीवन क्या है सफल हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ अचानक से क्या रेटिंग गिरेगा है क्या है धीरे धीरे क्या होगा रेटिंग बाबू गिरेगा, है क्या अचानक से क्या होगा ऊपर बाबू चढ़ जाएगा। तो चढ़ना खराब बाबू नहीं है, अगर वो अचानक से ऊपर चढ़ेगा, हालांकि अचानक से ऊपर नहीं पूछता है ये बोले कि धीरे धीरे चढ़ेगा तो क्या होगा आपको बाबू मौसम रहेगा साफ रहेगा, है ना। और यहाँ पर धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा आपको वर्षा आएगा। अचानक से क्या आ गया तूफान, अचानक से तूफान आता है, धीरे धीरे तो वर्षा आता है, तो बोलिए अचानक से रीडिंग गिरेगा तो तूफान आएगा, और क्या धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, और धीरे धीरे चढ़ेगा तो साफ। अब अचानक से ऊपर चढ़ा वाला नहीं पूछता है, बस 3 को याद रखिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि अचानक गिरावट आ गया तो क्या आ गया तूफान आ जाएगा, आंधी तूफान आ जाएगा। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि करते हैं, प्रतिध्वनि को इको बोलते हैं। जैसे आप इधर बोले हेलो तो दूसरा था हेलो हेलो हेलो, वो क्या हो गया आपको इको हो गया। मतलब कि यहां से आपने बोला कि कोई बाबू सतह से टकराया और टकरा कर वापस चला आया, इसे क्या बोलते हैं आपको इको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला तो कि इको हो गया, इको का कारण क्या हो परावर्तन, यहाँ से लाइट गया और टकरा क्या गया, तो लाइट नहीं यहाँ क्या है साउंड है, क्या है आपको साउंड। तो यहाँ पर क्या होगा ध्वनि का हो गया परावर्तन, ध्वनि का हो गया क्या चीज परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया।
अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ये जो बाबू क्या है ये माने कि समझिए कि दोनों मतलब समझिए क्या सोर्स हो गया, आई क्या हो गया, श्रोता हो गया, ये मतलब समझिए वस्तु हो गया, वस्तु वस्तु हो गया, ये क्या है, सुनने वाला है, जो श्रोता है, इसके बीच कितना दूरी लगभग होना चाहिए, ठीक ना। तो सुनिए, आप 17 मीटर याद रखिएगा। अब ऑप्शन का सार क्या है, 16.5 रहेगा, 17.2 रहेगा, जो रहेगा क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, 17 मीटर आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए बेसिकली ऐसे याद रखिए, जो 330 मीटर होता है बाबू ना, अरे 330 मीटर होता है ना, इससे निकलता है कि आपको 2 से डिवाइड कीजिएगा करके ना, तो यहाँ से आता है कितना आपको, 16 पॉइंट कितना आ जाएगा, समथिंग आता है। तो 17 याद रखिए, देखिए 17 याद रखिएगा ना, तब वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा 17, बाकी जो ऑप्शन रहेगा बना लीजिएगा। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना चाहिए, 17 मीटर बाबू। न्यूनतम संभव ताप कितना है बाबू, अमीर होने को कोई सीमा है बाबू, कितना अमीर हो सकते हैं, लेकिन गरीब होने की सीमा एगो है। अब कुछ ये ना, कपड़ा कपड़ा तो सब गायब हो गया, भोजन पानी सब गायब हो गया, है ना। तो उसका क्या है, सीमा है, उसके बाद मर ही नहीं जाइएगा। ऐसे क्या है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कोई भी सीमा आपको नहीं है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर की एक सीमा, इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप कहा जाता है। इसका मान होता है केल्विन में, 0 केल्विन होता है। इसी को होता है अब सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। अगर पूरा देखिएगा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। माने कोई वस्तु का मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, चाहे तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, इससे कम आपको नहीं हो सकता है। इसी को परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है बाबू, ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है लेकिन बड़ी गलती बनाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। ओस बेसिकली क्या है, समझिएगा, सबसे अच्छा क्या है, बरसात के समय में चलिएगा ना, मैंने गांव में ना, तो देखिए कि पत्ता पर क्या होता है, धान के पत्ता होता है या घास, तो उसे पानी पानी लगा रहता है, नहीं रहता है, वही पानी क्या हो गया, ओस क्या हो गया आपको, वो पानी क्या हो गया आपको, ओस हो गया, ओस हो गया। इसको आप ड्यू भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका बनने का कंडीशन क्या है, बनने का इसका कंडीशन क्या होता है। पहले तो क्या है कि अगर गर्मी के दिन नहीं बनेगा जी, अरे पानी रहेगा वही तो पानी बनेगा जी, ठंडा होकर के। समझिए क्या, पहले तो क्या है कि आपको क्या पानी हवा में क्या, वो पहले क्या बोले, कंडीशन क्या है कि हवा में नमी, हवा में अगर नमी रहेगा, आर्द्रता रहेगा ज्यादा, तो क्या होगा, ये ज्यादा बनेगा नहीं। अगला क्या होगा कि तापक्रम क्या होगा वो, तापक्रम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तापक्रम ज्यादा रहेगा तो और पानी वेपर बनेगा, और पानी क्या होगा, वेपर बनेगा। अगर तापक्रम कम होगा, तापक्रम कम होगा, तो गैस से टेम्परेचर निकालिएगा, लिक्विड बनेगा, और लिक्विड से टेम्परेचर निकालिए तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा नहीं। तो गैस बाबू क्या है, समझिए कि पानी नीचे से क्या है, ऊपर चला गया है, और टेम्परेचर कमेगा तो क्या बनेगा, फिर आपको वेपर बने, सॉरी वेपर से क्या बनेगा, आपको लिक्विड बनेगा। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपको कम होना चाहिए, पता चल गया। अगला क्या है, हवा, हवा में नमी, प्लस क्या कि हवा बाबू क्या है, आपको स्लो बहना चाहिए, हवा तेज बहेगा, पानी के रुके का मौका मिलेगा तो जी, मान ली कि यहाँ पानी पत्ता पा गया, अब रुके का मौका नहीं मिला, हवा एकदम तेज है तो उड़ा के लेके चल जाएगा, तो बनेगा नहीं। तो हवा क्या होना चाहिए आपको, स्लो, हवा तेज आपको नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, आकाश होना चाहिए साफ। एक क्वेश्चन पूछता है कि बादलों वाली रात में ओस क्यों नहीं बनता है, समझिए क्या होता है, बादल रात में होता क्या है, कि यहाँ पर क्या हुआ वो समझिए कि आपको फिर दिन को क्या हुआ कि सूर्य से प्रकाश आया, है ना। अब यहाँ आया, अब कि टकराए क्या होगा, फिर जाएगा, जाएगा ना। अब मान लीजिए कि रात के भी जा रहा होगा, रात के जा रहा है, लेकिन समझिए कि अब जा रहा है, यहाँ इसको रोक दिया, आप घर से निकल रहे हैं, आप बाप जी लाठी लेके खड़ा है, आप घर से निकल रहे हैं, आप पापा लाठी लेके खड़ा है, तो घर से निकल जाइएगा, नहीं निकलिएगा। तो इसी बाबू क्या है कि यहाँ से लाइट निकलने का प्रयास कर रहा है, अब धरती से टकरा के जाता है ना, जिसको बोलते हैं कुछ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, कोई दिक्कत है? अब वहां पर अगर वो क्या बादल है, क्या आपको बादल है, बादल है, तो अब क्या होगा ना कि टकरा के फिर क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, और टकरा के नीचे आ गया तो ये तो बेसिकली क्या है कि गर्म ना है जी, तो क्या करेगा, जब गर्म है और वेपर बाबू क्या ठंडा देगा, और जो वेपर है उसको और बाबू गैस न बनाने के चक्कर में रहेगा, इस कारण से नहीं बनेगा। लेकिन अब समझिए क्या है कि आकाश क्या आपको है, साफ है, आकाश क्या साफ है। तो अब यहाँ से क्या है कि जो भी हीट होगा ये टकरा के ऊपर जाना चाहेगा, तो आसानी से क्या ऊपर है चला जाएगा, तो नीचे का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। नीचे का जब टेम्परेचर कम हो गया तो बोलिए अब क्या है, जो वेपर वगैरह बचल है वो ठंडा हो गया,
गैस क्या हो गया, ठंडा हो गया। और ठंडा होकर लिक्विड में आ सकता है, आ सकता है। ओस बनने का कंडीशन क्या क्या हो गया, सुन लीजिए पहले। पहला क्या, कि हवा में क्या नमी होना चाहिए। गर्मी में ज्यादा बनेगा कि ठंडा के दिन में? गर्मी में हवा में नमी होता है, नहीं होता है। ठंडा में क्या होता है, आपको नमी ज्यादा होता है। तो हवा में नमी होना चाहिए, मतलब ठंडा में बनेगा। अगला क्या, तापक्रम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब तो मतलब क्या, आकाश साफ, क्या आकाश बाबू अंधेरा बादल वाला आकाश होना चाहिए साफ। और हवा तेज की हवा स्लो, हवा होना चाहिए स्लो। तब बनेगा क्या, आपको ओस बाबू बनेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनता, क्योंकि वहां पर क्या है, उसको बाबू रुकने का, पानी को मतलब गैस को वेपर बनने का पर्याप्त बोल सकते हैं समय नहीं मिल पाता है। सॉरी, गैस को बाबू क्या है, आपको लिक्विड गैस को क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट होने का पर्याप्त समय आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, चलिए एक कंडीशन याद रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछता है, सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है सूर्य ग्रहण बाबू? देखिए क्या होता है, ये क्या हो गया बाबू, सूर्य हो गया। और एक क्या हो गया आपको बाबू, पृथ्वी हो गया। और ये हो गया चंद्रमा। सुनिएगा, इस सूर्य बाबू जानते हैं कभी नहीं सूर्य वजह रहेगा, मूव ही दोनों करेगा। सही, मूव करते करते भी यहाँ जा सकता है, सकता ना। समझिएगा, ऐसा कंडीशन बनेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया। क्या गया, चंद्रमा आ गया। ठीक है ना। अब ये क्या है कि इसका ये पूरा क्या करेगा, लाइट एयर लेगा। इसका परछाई क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपको गिरेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ कुछ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा क्या है, छोटा है। समझिएगा, ये इतना बड़ा है ना, तो ये क्या है, चंद्रमा क्या आपको इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो कुछ लाइट को क्या करेगा, रोक लेगा। अब कुछ लाइट यहाँ से क्या होगा, आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई बाबू देगा। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण समान तो बहुत अमावस्या, सूर्या अमावस्या, या सूर्या अमावस्या, सूर्या अमावस्या हो गया। और आते हैं चंद्र ग्रहण। सूर्य तो वही रहेगा बाबू, रहेगा ना। लेकिन अब यहाँ पर कौन आ गया, पृथ्वी। यहाँ पर कौन आ गया, आपको पृथ्वी आ गया। यहाँ पर कौन है, चंद्रमा। यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर आ गया चंद्रमा। इस कंडीशन में क्या होगा, पृथ्वी तो बड़ा है। अब यहाँ पर सूर्य का बिल्कुल क्या है, एको ठो भाव वहां लाइट नहीं पहुंचेगा। वहां पर क्या आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं कोची आपको, चंद्र ग्रहण। चंद्रमा पर लग गया ग्रहण। और चंद्रमा तो पूर्णिमा। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण आपको अमावस्या को। तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन होता है, आपको चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहां से कहां बाबू। देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, रहेगा कि हवा से बाबू कहाँ प्रकाश जा रहा है, कहाँ, हवा से पानी में, हवा से पानी में। या पानी से कहाँ जा रहा है बाबू, पानी से कांच में। या कांच से, कांच से, कांच से हवा में। अब बताइए बाबू, सोच करके हम बताते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यहां पर समझा देते हैं क्या, देखिए क्या होता है, ये है आपको रेयरर मीडियम, ये क्या हो गया, डेंसर। रेयर मतलब क्या होता है, घना कम है। और डेंस मतलब घना क्या आपको ज्यादा है। समझाते हैं, आप एक फील्ड पर दौड़ रहे हैं, हवा वहां पर है, हवा आपको रोक रहा होगा। लेकिन आप उसमें से कूद गए कहाँ, तालाब में। तालाब में दौड़ रहे हैं, तो हवा के अपेक्षा तालाब क्या ज्यादा डेंस है, ज्यादा क्या है, डेंस है। तो आपका गति घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। सब वो हवा यहाँ पर क्या हो गया, रेयर हो गया। आप अब क्या बोले, पानी क्या हो गया, डेंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबू क्या है कि अब हवा से पानी में घुसे, अब पानी से कांच में। पानी के अपेक्षा भी कांच क्या होता है, ज्यादा क्या होता है आपको, डेंसर होता है। क्या होता है, ज्यादा आपको होता है, डेंसर होता है। एक क्लियर हो गया। हवा का की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है बाबू, डेंसिटी, डेंसिटी तय होता है। तो हवा का बोलते हैं, हवा की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर जल की बात करते हैं तो 1.33 होता है ना। और बाबू कांच की बात करते हैं तो 1.5 करके होता है। ठीक है ना। अब सुनिएगा, ये ज्यादा क्या हो गया, डेंस हो गया। समझिएगा, आंतरिक परावर्तन के लिए पहला कंडीशन क्या है, कि जो आपको लाइट चलना चाहिए डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर चलना चाहिए। तो बोले इसमें डेंसर से रेयर कहाँ हो गया, हवा से पानी में चल रहा है, फिर तो क्या हो गया, रेयर से डेंसर हो गया ना जी। अब पानी से कहाँ, कांच में। तो इसके पानी के अपेक्षा कांच तो ज्यादा डेंसर हो गया, ये भी क्या हो गया, रेयर टू डेंसर हो गया। लेकिन यहाँ कांच से हवा में, कांच से हवा में, तो क्या हो गया, ये डेंसर से क्या हो गया, रेयर हो गया। तो यही आंसर होगा ना। मतलब पूर्ण आंतरिक पतन होता है जब प्रकाश कहाँ चलता है, कांच से हवा में।
देखिए ऐसे होता है क्या कि डेंसर से रेयर में चलना चाहिए, है ना? और पहले ही हो गया, दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब लाइट होने ना जाकर क्या होता है, यही आपको लौटाता है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कहाँ आपको जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ आंसर होता है, देखिए ऑप्शन जो दिया था ये आपको दिया था, कान से हवा, यही क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल आपको ज्यादा पूछता है, ये सब कम पूछता है, ज्यादा पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है। मृग मृछका की बात करते हैं, हीरा की चमकना की बात करते हैं, है ना? ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, ये सब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्या होता है, वो काम करता है। तीन मूल रंग कौन कौन होता है जिसे प्राथमिक रंग कहते हैं? देखिए इसको बाबू, लहनी, लहनी, लहनी अंगूर हवा बेटा, खा ला, लहनी, लहनी, लहना। देखो भाई लहना का नाम सुने हो, भाई लहना, भाई लहना का नाम सुने हो? अरे इतिहास में भाई लहना का नाम सुने होगे, सुने ना? हाँ, तो यहाँ पर क्या है, लहनी, लहनी, लहना, ल से लाल, ह से हरा, न से नीला, इसको बोलते हैं प्राइमरी कलर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर। इस रंग को मिलाकर बाकी सब रंग प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कलर या मूल रंग कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, है ना? और सबको आपस में मिला दीजिएगा तो सब बन जाता है क्या, श्वेत बन जाता है। क्या बनता है आपको? श्वेत बन जाता है। तो यहाँ बोलता है तीन रंग जो मूल रंग है, इसको प्राथमिक रंग बोलते हैं, लाल हरा नीला को, लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो आपको, उसको क्या बोलते हैं, रिमोट बोलते हैं ना? हाँ, रिमोट में किसका प्रयोग किया जाता है? प्राइमरी कलर का ही रिमोट का प्रयोग किया जाता है। टाइम हो गया, देर हो आज, चलिए तो सुन। अगला क्वेश्चन है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए बोलता है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, क्यू क्यू है, Q1 Q2 है बाबू। तो बोलता है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये क्या है, Q1 और Q2 क्या है, गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती मतलब क्या होता है, सामने सामने, ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। और उनके बीच के दूरी को क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है, आर है, उसका होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो यह नियम कौन सा नियम कहलाता है, बताइए? यह नियम कहलाता है कूलम का नियम। प्रभु, कूलम का नियम कहलाता है। कूलम का नियम क्या कहता है कि दो चार्ज रखा हुआ है, तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होता है, चार्ज गुणनफल का होता है समानुपाती, और दूरी के वर्ग का होता है व्युत्क्रमानुपाती। याद कीजिए, सेम तरह का डिफिनेशन किसका है बाबू, आपका गुरुत्वाकर्षण का। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन दिया, वहां बोलता है दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान गुणनफल के समानुपाती होता है, और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ बाबू क्या है, आपको चार्ज लेना है, वहां न्यूटन, और यहाँ कौन आपको, कूलम। क्या वो, कूलम। और चार्ज का ऐसा मतलब क्या होता है, वो कूलम क्या होता है, आपको कूलम होता है। आंसर हो जाएगा कूलम का नियम बाबू। तो अभी तक देखिए, किरचॉफ्स का नियम बता दिए हैं, करंट नियम, वोल्टेज नियम, और क्या किए, कूलम्स का नियम अभी लिए हैं। चलिए आगे चलिए। किसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदला जाता है? बोलता है अल्टरनेट AC टू क्या करना है आपको, DC। DC किसकी सहायता से करते हैं बाबू? तो AC से DC करते हैं आपको रेक्टिफायर, क्या आपको, रेक्टिफायर बाबू, रेक्टिफायर। लेकिन अगर DC से क्या करना है आपको, AC करना है, तो अल्टरनेटर। क्या वो, क्या उसको अल्टरनेटर नहीं बोलते बाबू ना, अल्टरनेटर। क्या बोले कि AC से DC करना है तो रेक्टिफायर, और DC से AC करना है तो अल्टरनेटर करते हैं, ठीक ना? सुनिएगा, AC क्या होता है आपको, ऐसे चलता है, ऐसे दोनों साइकिल पूरा करता है। और DC क्या होता है आपको, एक साइकिल क्या करता है, एक साइकिल पूरा करता है, ठीक ना? चलिए एक और चीज देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि जो आपको करंट भेजा जाता है दूर में कहीं पर, तो AC में भेजा जाता है कि DC में? AC में क्या हुआ आपको, AC में करंट हो जाता है। और हाई वोल्टेज की लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज पर, हाई करंट पर नहीं, हाई वोल्टेज पर। क्योंकि हाई करंट में भेजेगा तो H बराबर होता है I²RT। ज्यादा मात्रा में करंट रहेगा तो लॉस हीट क्या होगा आपको, ज्यादा होगा। इसीलिए क्या होता है कि हाई करंट, हाई करंट नहीं बल्कि हाई वोल्टेज में भेजा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहले पूछे, ट्रांसमिशन लाइन्स में करंट जो होता है AC में जाता है कि DC में? AC में। वोल्टेज हाई की लो, ऐसे सुनते होंगे ना जी कि 11,000 वोल्ट मत फेंकिए, और घर वाला बोलते हैं कितना, 330 या 220 बोलते हो, 220 वोल्ट बोलते होंगे, है ना? और बाधवा में रहता है दम होने बाद में बोलते हैं कि आप 33,000 वोल्ट हो, अरे बोलते हैं ना आप लोग।
तो मतलब क्या है कि समझिए क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में जा रहा है क्या आपको हाई वोल्टेज है। क्यों जा रहा है? ताकि हीट का लॉस क्या हो, कम से कम हो। अगर करंट का मान ज्यादा रहेगा तो वहां पर क्या होगा, हीट क्या होगा, ज्यादा निकला। एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी आपको होता है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा बाबू? एसी को डीसी में बदलना है ना, तो रेक्टिफायर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बाबू? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। गांजा उंजा कहाँ पीले हैं बाबू? गांजा ना पीले हैं, मैं गलती बता रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं। सुनिए, विशिष्ट पहले प्रतिरोध क्या होता है, हम आपको टेल रहे हैं, आप होने जाएगा नाम ही नहीं ले रहे, ठीक, क्या हो गया, विरोध कर रहे हैं। ऐसे क्या होता है, कोई वायर है, इसे करंट भेज रहे हैं, तो वायर का मटेरियल कोई कोई चीज बना हुआ है, मटेरियल क्या करता है, विरोध करता है, इसी विरोध को बोलते हैं प्रतिरोध है। ये क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ का एक गुण होता है, जब उससे करंट पास कराते हैं तो उसका विरोध करता है, उसी को बोलते हैं कौन सी, प्रतिरोध। और इसको बोलते हैं आर से रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना। अब रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम, क्या होता है आपको, ओम। ओम होता है, ओम को ऐसे दिखाते हैं। और जब इसका उल्टा कीजिएगा, 1/R कीजिएगा, तो इसे बोलते हैं जी, मतलब क्या हो गया आपको, कंडक्टेंस, क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। और जब 1/ओम कीजिएगा तो ऊपर जाएगा तो पर ओम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं महो। समझ में आया? तो मतलब क्या बोले, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, लेकिन कंडक्टेंस क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया, उसको चालकता बोलते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, महो होता है या पर ओम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला एक और नियम होता है, सुनिएगा, कि जो रेजिस्टेंस होता है क्या चीज पर डिपेंड करता होगा। जैसे रेजिस्टेंस है, आपको टेल रहे हैं, तो आपका गुण पर डिपेंड, हमारा सब बरियार रहिएगा तो न जाकर नाम लीजिएगा, हो सकता है ना। तो ऐसी बाबू क्या है कि कोई पदार्थ का रेजिस्टेंस होता है, उसका डिपेंड करता है लंबाई पर और किसका, एरिया पर। लंबाई पर, एरिया पर। अगर इसको इसको लंबा और कीजिएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसको और मोटा कीजिएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है कि अगर इस साइन को क्या करेंगे, हटाएंगे, इस साइन को हटा दिए, तो अपने से क्या करते हैं कि इसको हम जोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये एल बाई क्या हो गया आपका बाबू, ए हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए, अगर हम क्या करते हैं, इसको हम इधर छोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे, आर आई इंटू ए कर दे बाबू, आर इंटू ए बट एल कर दे बाबू, बराबर क्या हो गया, रो हो गया। अब बोलिए इसका क्या हो गया, ओम हो गया। एरिया लंबाई इंटू लंबाई या लंबाई गुना चौड़ाई, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया बाबू, मीटर स्क्वायर हो गया। और लंबाई क्या हो गया, मीटर हो गया। तो बोलिए 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो गया, तो क्या हो गया, ओम, और क्या हो गया आपको, मीटर हो गया बाबू। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रा क्या हो गया, ओम, मीटर हो गया। आई एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। अब भैया स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, तो वहां कंडक्टेंस निकाले थे, तो 1/रेजिस्टेंस किए थे, तो यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया गया है, तो हमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है, तो 1/E कर देंगे बाबू, अरे कर देंगे ना। तो अगर स्पेसिफिक क्या करेंगे, कंडक्टेंस निकालेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, 1/, कौची, रो करेंगे, तो क्या हो गया, 1/, क्या हो गया, ओम, मीटर हो जाएगा, हो जाएगा ना जी, ओम मीटर। इसी को ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर ओम, पर मीटर, इसी को बोलते हैं महो, क्या वो महो पर मीटर। सुनिए क्या बोले बाबू, याद क्या करना था, सुनिए। रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है आपको, ओम होता है। कंडक्टेंस का मात्रा क्या होता है आपको, कंडक्टेंस क्या होता है आपको, पर ओम या महो होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम, मीटर होता है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मात्रा क्या होता है, पर ओम पर मीटर या महो पर ओम होता है। बस यही कहानी था, समझ में आया, गवा गया था। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, आइए। ये हो गया बाबू ना, अच्छा ये तो हो ही गया था यहाँ पर। अब बाबू देखिए, इसमें तो 3 क्वेश्चन डालल है, एकदम सिंपल है। देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस को जोड़ने का तरीका होता है। अगर क्या समझिए, समझने के लिए, कि अगर एक बार रेजिस्टेंस ऐसे है, इसको R1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं R2 बोलते हैं, R2। अगर इसको जोड़ना है सीरीज में, तो यहाँ आर एस बराबर होता है R1 प्लस R2। अब बोलिएगा, ये जोड़ेंगे तब बढ़ेगा ना जी, ये तो क्लियर हो गया। कि अगर हम इसको बोलते हैं सीरीज क्रम, या बोलते हैं समान सीरीज क्रम, या इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपको,
बढ़ता है। ये हो गया आपको पहला पॉइंट हो गया। लेकिन इसी को क्या कि हम ऐसे जोड़ते हैं, क्या वो ऐसा जोड़ते हैं, ऐसे 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 जोड़ते हैं। ये हो गया R1 है, क्या हो गया R2 हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है 1 बटे, अगर हम RP निकालेंगे मतलब पैरेलल, इसको पैरेलल बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं, तो 1 बटे R1 आप प्लस 1 बटे R2 बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। ये क्लियर पहला हो गया। इस श्रेणी में क्या होगा, बढ़ेगा, आप पैरेलल में क्या होगा, आपको घटेगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो पहले जोड़िए समानांतर क्रम में। तो हम मान लेते हैं बाबू यहाँ पर करते हैं 1/3 आप प्लस 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6 और 1, तो 3/6, अरे हो जाएगा जी। तो 1 बटे कितना हो गया, 2। लेकिन समझिए 1/RP बराबर कितना, 1/2 आया है। तो मतलब आरपी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो पैरेलल में कितना आ गया, 2 ओम आ गया। अब इसको श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 3 और 6 कितना हो गया, 9। तो श्रेणी क्रम आर एस और कितना हो गया, आपको 9 हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा, तो कितना हो गया समानांतर क्रम में, 2 ओम हो गया। अब अगला बोलता है एवं इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, पहले की अपेक्षा प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या होगा, आपको बढ़ेगा। सिंपल सी बात है बाबू, है ना। आइए बबुआ, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। बिजली जो वो होता है ना गोल का बाबू, इसे ये गोला होता है, आयकर अंदर जो होता है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं, ठीक ना। तो ये फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन का। तो टंगस्टन में क्या बना होता है, क्योंकि यहाँ से करंट जाता है, और करंट के हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। ये क्वेश्चन पूछेगा किस सिद्धांत पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, H बराबर I² RT पर काम करता है। तो अगर क्या है कि वो गर्मी मिलेगा, गल जाएगा, तो भाई गड़बड़ है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, इसीलिए क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। 3500 डिग्री सेल्सियस ऊपर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये हो गया, अगला चीज हो गया, ये हो गया। अभी नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो ये क्वेश्चन है को बना के दिया गया है कि याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर का, हीटर मतलब जो खाना बनाते हैं, उसका जो एलिमेंट होता है वो किसका बनाता है, नाइक्रोम। किसका होगा वो, नाइक्रोम का, नाइक्रोम का। निकेल, आयरन, क्रोमियम। निकेल, नाइक्रोम मतलब क्या बोले, नाइक्रोम। निकेल है क्या, वो क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम। तो नाइक्रोम का बना होता है, निकेल और क्रोमियम। इसका भी बना होता है कि इसका भी मेल्टिंग पॉइंट आपको हाई होता है। एक और पॉइंट बताइएगा, नाइक्रोम और क्या हो गया आपको, वो क्रोमियम हो गया है। ये दोनों के अपेक्षा नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कम होगा, निकेल और क्रोमियम दोनों के अपेक्षा नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा। सुनिए, जब दो एलिमेंट को जोड़ते हैं ना, तो ये दोनों से नया एलिमेंट क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपको ज्यादा होता है। कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको नाइक्रोम का होता है। बस हो गया। और बाकी विजुअल जानते हैं कि इसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, इसके अंदर अक्रिय गैस क्या करते हैं, आपको भर देते हैं। अक्रिय गैस है ना, ऑर्गन वगैरह भर देते हैं बाबू, ताकि रिएक्शन वगैरह ना हो, फिलामेंट क्या हो, बढ़िया रहे। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। देखिए त्रिविमीय मतलब बोलते हैं क्या, 3D चित्र, 3D चित्र। देखिए जानते हैं 3D चित्र लेने के लिए क्या है, बहुत तरह का टेक्नोलॉजी होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं क्या, क्या वो होलोग्राफी, क्या बोलते हैं, होलोग्राफी, होलोग्राफी। पहले लूसेंट वगैरह कोई किताब लेते थे ना, तो उसपे होलोग्राम लगा होता था, और सो इसी से करते थे ना, तो आपको लगता था कि बड़का दिखाई दे रहा है। 3D मतलब क्या, कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिखाई दे। जैसे बाबू क्या है समझे, ये मोबाइल क्या है, आपको 3D में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर वो क्या है कि इसको मोबाइल को दिखाना, दिखा सकते हैं नहीं। अगर इस पर समझे ये क्या हो गया, सर्कल दिखा सकते हैं। क्या फुटबॉल दिखाना है तो दिखा सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिखा पाएंगे नहीं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं, 3D। सिनेमा देखते हैं ना, वहाँ 2D होता है। 3D देखने के लिए क्या होता है कि पोलराइज लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बोलता है कि त्रिविमीय चित्र लेना है, तो क्या वो होलोग्राफी किया आपको जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है। देखिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आपको हाइड्रोजन। क्या वो, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक ना। और आपको वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। और पृथ्वी के क्रस्ट बोलेगा वहां पर कुछ ऑक्सीजन क्या पाया जाता है, आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। बस याद रखिए बाबू। हाइड्रोजन को बोलते हैं भविष्य का ईंधन, क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। ऊपर में जो एनर्जी बनता है बाबू सूर्य से, और नाभिकीय संलयन क्रिया होता है, तो वहां पर बाबू क्या होता है, आपका हाइड्रोजन हीलियम में आपको बदलता है।
मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? देखिए, जानते क्या हुआ? अंतरिक्ष का जाने का होड़ मचा था सोवियत संघ अमेरिका में। तो सोवियत संघ का किया कि यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता प्राप्त कर लिया। अमेरिका पे छुआ गया, तो अमेरिका वाला कि हम चंद्रमा पर अपना पहला आदमी भेजेंगे। और यह क्या करता है कि 1969 में क्या करता है आपको, नील क्या आपको नील आर्म स्ट्रॉन्ग को क्या करता है आपको चंद्रमा भेजता है। 2 व्यक्ति भेजता है ना। एक और होता है क्या, एडविन करके नाम होता है, ठीक ना। एडविन करके नाम होता है, पूरा देख लीजिएगा। क्या वो एडविन एल्ड्रिन बाबू, एल्ड्रिन। सुनिए, दोनों याद करना है। देखिए, पहले जानते ये नहीं पूछता था, लेकिन आप पूछ रहा है। अब देखिए, पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली एल्विन एल्ड्रिन खाली, या कुछ ऐसे याद रखिए, आपको एग्जाम में क्या होता बन जाता, मोटा-मोटी याद रखेगा बन जाएगा, पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, पूछता है कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चंद्रमा पर रखा? तो कब? 1969 में। पूछता है कि वह किसने चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति बना? कौन बना? पहला तो हो गया नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा कौन आपको? एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन आपको बना। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, कौन बाबू यान से गया था अपोलो 11, अपोलो 11? क्या वो आपको अपोलो 11, अपोलो 11 था, अपोलो 11। मनुष्य ने पहली बार बाबू, अच्छा जानवर पूछेगा तो जानवर कौन था? कुत्ता था। अंतरिक्ष नहीं, वो अलग पूछता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर पूछता है, क्या आपको? कुत्ता था। और क्या बोलेगा? तो देखिए, समझिए, पूछो क्वेश्चन पूछेगा ना, चाहे मनुष्य ने सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया, किसको अंतरिक्ष में ले गया, कुछ पूछेगा ऐसा ना, तो वहां पर क्या आता है आंसर आपको होता है, कौन होता है? कुत्ता होता है। यहाँ पर क्या है कि पहली बार चंद्रमा पर 1969 में कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरा कौन? एडविन एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिन बाबू। चलिए, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम कौन जानकारी दिया? अब देखिए, ब्लैक होल के बारे में जानते हैं क्या है? अलग-अलग बुक में क्या है, आपको अलग-अलग आपको देगा, ठीक ना। अब देखिए, ब्लैक है बारे में जानकारी, सबसे पहले समझिए ब्लैक होल होता क्या है। तो ब्लैक होल जानते क्या होता है? वायु मतलब ब्रह्मांड में एक ऐसा एरिया होता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होता है? काफी अधिक होता है। अगर वहां पर कोई भी चीज जाएगा ना, तो क्या करेगा? खींच लेगा। क्या करेगा? खींच लेगा। उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल के फील्ड में कई सारे वैज्ञानिक ने क्या किया है? काम किया है। एक दो ना, कई सारा वैज्ञानिक काम किया। उसमें एक तो बाबू क्या है, पिछले बार क्वेश्चन सेट कर लेते हैं कि ब्लैक होल आर नॉट सो ब्लैक, ब्लैक होल आर नॉट सो ब्लैक, स्टीफन हॉकिंग ने किया था, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है ना, आपको एक तो भारत में कौन थे? एक चंद्रशेखर लिमिट के नाम सुने हो? चंद्रशेखर लिमिट है। देखिए, एक सुब्रमण्यन चंद्रशेखर है, एक सीवी रमन है। तो सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट दिया था, वो किसे था? ब्लैक होल से क्या था संबंध था। अब देखिए, इसमें 3-4 को वैज्ञानिक के नाम याद रखिएगा, लेकिन देखिए कौन आपको मुख्य रूप से याद करना बता देते हैं। देखिए, ये वाला याद रखिएगा, यही मेन क्वेश्चन पूछता है, ये वाला जॉन व्हीलर। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लैक होल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कौन आपको? जॉन व्हीलर। ब्लैक होल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपको जॉन व्हीलर ने। कब? 1967 में। डेट भी याद कर लीजिएगा। अब बाकी कुछ नहीं याद रहेगा तो पहाड़ टूटे वाला नहीं है, क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या आपको यही पूछ रहा है, ठीक ना। बाकी और हम समझा देते हैं कि ये कहानी क्या है, समझा देते हैं। ये हो गया क्या? वो ब्लैक होल के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया बाबू? जॉन व्हीलर ने किया है। कब? 1967 में। हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, समझिए ब्लैक होल के फील्ड में क्या है। एक तो बाबू क्या है, आपको जॉन मिशेल काम किए हैं। एक बाबू कौन काम किए हैं आपको यहाँ पर? आपको कार्ल कार्ल श्वार्ज़शील्ड करके नाम है। पूरा मत याद कीजिए, याद करने का तरीका बताता है। क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर बाबू, यहाँ पे क्या कीजिए? मिशेल, क्या वो मिशेल, और ये क्या कीजिए? मिशेल फील्ड। एग्जाम में आएगा तब बन जाएगा। मिशेल फील्ड याद कर लीजिएगा, मिशेल फील्ड। देखिए, एग्जाम में पूरा याद रख पाना, सब इससे पूछता न के बराबर पूछा गया है, ये पूछ सकता है इसलिए खाली डाल दे। यही क्वेश्चन पूछता है, ये वाला पूछता है, ये वाला, ठीक ना। लेकिन फिर भी क्या है, कौन याद करना होगा आपको? मिशेल फील्ड, मिशेल फील्ड, मिशेल फील्ड, मिशेल फील्ड। और फिर वो कौन? जॉन व्हीलर। ये आपको पूरा याद करना है। क्या करना है? पूरा याद करना है। कौन वाला? ये वाला, कि ब्लैक होल शब्द का प्रयोग कौन किया है? जॉन व्हीलर किया है, ठीक ना। चलिए, अब बाकी नहीं होगा, मिशेल फील्ड याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। परमाणु बम के जनक किसे कहा जाता है? ओपेनहाइमर। अभी सिनेमा भी आया था बाबू, उसको पिछले साल नोबेल प्राइज ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था। तो क्या? ओपेनहाइमर।
ओपन हीमर, या ओपन हाइमर भी दे सकता है, हाइमर भी दे सकता है बाबू, हाइमर। ये क्या है, परमाणु बम में खोज क्या है? परमाणु बम क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, क्या आपको नाभिकीय विखंडन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर काम करता है। एक ऐसा होता है अनकंट्रोल, क्या होता है? अनियंत्रित, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। एक होता है परमाणु रिएक्टर, क्या वो? परमाणु रिएक्टर। जब परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं बिजली वगैरह पैदा करने के लिए, मनुष्य के भलाई के लिए, उसको बोलते हैं कोई चीज परमाणु रिएक्टर। इसका खोज कौन किया? एनरिको फर्मी, क्या वो? एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी। ये क्या होता है? ये भी परमाणु विखंडन पर ही काम करता है, लेकिन अंतर क्या है कि क्या था आपको? नियंत्रित, क्या होता है आपको? नियंत्रित होता है। अब प्रथम परमाणु बाबू 6 अगस्त 1945 को, क्या बोले आपको? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था बाबू, हिरोशिमा। कहाँ? हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर। और दूसरा परमाणु बम गिराया गया था आपको 9 अगस्त, 9 अगस्त 1945 को। कहाँ? नागासाकी, नागासाकी पे गिराया गया था। ये दोनों कहाँ है आपको? जापान में, अमेरिका द्वारा गिराया गया था। अब एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ गिराया गया था वो, क्या आपको इसका नाम था? लिटिल, क्या वो को? लिटिल बॉय। और अगला क्या था? फैट। मैंने पहला चट आपने दिया कौन चीज? देखो छोटका गिरा रहे हैं, हथियार डाल दो, हाँ तो बड़का रख ले हैं, तो नहीं माना तो लिटिल के बाद क्या गिरा आपको? फैट। अगला भी क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, यहाँ पर प्लूटोनियम का। तो यूपी याद रखिए, यूपी, पहले यू बाद में प्लूटोनियम। यूरेनियम में क्या हो गया आपको? प्लूटोनियम हो गया। चलिए, सूर्य की किरण की तीव्रता को मापने वाला उपकरण क्या होता है? नहीं सुनिएगा, एक होता है एक टियोमीटर, एक टियोमीटर, एक होता है पायरोमीटर, पायरोमीटर। देखिए दोनों में अंतर क्या है? एक टियोमीटर क्या होता है आपको बाबू? क्या? सूर्य किरण के इंटेंसिटी, सूर्य के किरण क्या करता है? इंटेंसिटी को मेजर करता है। जबकि पायरोमीटर क्या करता है? ये हाई क्या करता है? हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, हाई टेम्परेचर। 800 डिग्री सेल्सियस ऊपर का टेम्परेचर आता है तो उसको पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। सूर्य का भी क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो वहां पर क्या करता है? सूर्य का टेम्परेचर मेजर करना है तो वहां पर क्या? पायरोमीटर। लेकिन सूर्य के किरण की तीव्रता मापना है तो क्या हो गया? एक टियोमीटर। क्या हो गया? एक टियोमीटर हो गया, एक टियोमीटर हो गया, हो गया। रिकॉर्ड करने वाला और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर देगा डिक्टाफोन, क्या वो? डिक्टाफोन। हालांकि जानते हैं आजकल मोबाइल में भी होता है, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या ना, कि कोई चीज रिकॉर्ड कर लिए, आप बात उसे सुन सकते हैं। तो आजकल तो वॉइस रिकॉर्ड होता है जी, फोन से बताइए, रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर सुनते रहिए, मन होता ना। तो क्या हो गया बाबू? ये आपको वॉइस रिकॉर्डर हो गया। ये क्या हो गया आपको? डिक्टाफोन। क्या हो गया आपको? डिक्टाफोन हो गया। तो रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को जो रिकॉर्ड कर लिया उसे सुनना है तो क्या करेंगे? आपको डिक्टाफोन का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, त्वरित चालक बाबू, इसको बोलते हैं लाइटिंग कंडक्टर। क्या बोलते हैं? लाइटिंग कंडक्टर। इसके बारे में कल थोड़ा जानकारी दिया गया था बाबू। अचानक से देखते हैं ना कि बरसात में ठनकता है, हाँ, खत्म हो जाता है। ये क्या हो गया? ठनका। क्या हो गया? ठनका। ठनका को बोलते हैं त्वरित चालक, त्वरित ध्यान, या बोलते हैं लाइटिंग कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, आप समझिए क्या होता है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? समझिए एक तरह क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है ना? इसके पास क्या एनर्जी पूरा होता है। आप जानते हैं लाइटिंग जब कंडक्टर जब होता है, घटना होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? लाइट क्या होता है आपको? पहले दिखाई देता है, और साउंड क्या होता है आपको? बाद में सुनाई देता है। लाइट पहले होता है क्योंकि लाइट का स्पीड क्या होता है? तेज होता है, और साउंड बाद में सुनाई देता है क्योंकि साउंड का स्पीड क्या होता है? आपको कम होता है। ये तो ही हो गया। अब बोलता है खोज कौन किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है वो? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे क्या किया बाबू? आपको खोज किया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे क्या किया? आपको खोज किया है। आप सुनिएगा, जो हमारा बिल्डिंग्स होता है, बिल्डिंग होता है, तो बिल्डिंग में देखो क्या होता है? त्रिशूल जैसा या नुकीला टाइप बना हुआ रहता है। उसका क्या होता है? अगर इस पर गिरेगा बिल्डिंग पर ना, तो यहाँ क्या होता है? तार क्या होता है? इसके माध्यम से क्या होता है? अर्थ में गिर रहता है, पूरा पूरा कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, बिल्डिंग क्या हो जाएगा? आपका बच जाएगा, ठीक ना? तो यही क्या आपको त्वरित चालक के बारे में क्या आपको कहानी है बाबू, ठीक ना? इसके साथ ही क्या हो गया? आज का सभा क्या हो गया? आपको समाप्त हो गया, ठीक ना? आप सुन लीजिए, होली तो क्या तारीख है? 13 या 14 का है ना?
तो हमारे यहाँ क्लास बाबू चलेगा आपको मंगलवार तक। मंगलवार क्या पड़ता है? 11 तारीख का पड़ता है ना, देख लीजिए, है ना। और बाकी जिनको आना है आ सकते हैं। एक को आएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं आएगा तो हम पढ़ाएंगे उस दिन। समझ रहे? हाँ, जिनको आना है आ सकते हैं। और जिनको लगता है कि ना भाई होली छूटल जा रहा है ना, तो जा सकते हैं घर, है ना। घर जाना था, आ रहा था घर जाना, घर जाना। अच्छा, एक चीज लगता है, हम लोग भी लगता था घर जाना आ रहा था। घर जाने का जानते, लगता था ना कि बेकार है आगे की, लगता है चीजें है। हाँ, घर जाने के लिए मन उबियाल रहता है। ये घर देखिए होता है ना, घर जाने का मन नहीं लगता। अरे मन कब लगता है? जब कोई उल्लास होता है, हर्षोल्लास की बात रहता है। अब जने जगह जने बोले क्या होलू कहीं हो ल, आ कहीं नौकरी होवे नहीं किया, तो मन महसूस कर रहा जाइए, यही ना होता है। और नौकरी हो रहा था तो ऐसे सबड़ा गेंदा सोच रहा था, चलते था इससे, है कि नहीं? कोई बूढ़ा आदमी को बोलता प्रणाम सर बोल देता, ये दिन की छुट्टी है ना। अभी ज्ञान पूरे है, लेकिन जाइएगा तो सीधे कोई वैल्यू नहीं देता बाबू। बड़ा दर्द होता है, नहीं जी है। लेकिन क्या कीजिएगा, ये दर्द है, लेकर के चलना है, मेहनत तो करना ही है। तो जाना है, देखिए घर में जाना चाहिए, नहीं बोलते हैं। हम जानते हैं, हम जब तक पढ़ाई किए ना, हम खुद क्या कि हर महीना घर जाते थे, हर महीना। क्योंकि हमको मन जैसे बैटरी होता है मोबाइल में ना, तो रिचार्ज खत्म हो जाता है। ऐसे क्या होता है कि आदमी क्या होता है, माइंड होता है, जहां से आपको रिफ्रेशनेस लगता है ना काम कीजिए। अगर मान लीजिए किसी को घर जाने से अच्छा लगता है, किसी को भैया से बात करने से अच्छा लगता है, किसी को दीदी से, किसी को गर्लफ्रेंड, किसी को बॉयफ्रेंड से, जहां से थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, जहां का कीजिए, बात कर लीजिए, जाइए, थोड़ा सा मन क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। और फिर आके पढ़िए। इन्हें घरों चल गए 10 दिन घरों या फिर आके वही करेगी लो। अब घर से आइयोगे यहाँ फिर पढ़े के नाम नहीं लेते, तब क्या है, दिक्कत वाली बात है, ठीक है। और होली में सब जानते हैं, जाना चाहिए घर। अरे जाइएगा 2 4 दिन ना, तो मियाज क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, जाना चाहिए घर। तो ना जाके विचार में, कौन कौन जाके विचार में नहीं है जी? नहीं जाके विचार में है, अरे जाना चाहिए यार, घर जाओ, है ना। यही बने कम से कम, जानते हैं तुमको ताना मारेगा ना, तो कम से कम आओ, अंदर से आग बनेगा कि ना घर जाके पढ़ना है, पटना जाकर फिर से क्या करना है, पढ़ना है। ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं, ठीक है, वो धन्यवाद, निकलिए। अच्छा, अब कौन बाबू, तो मॉडर्न हिस्ट्री का 30 से 40, या 40 से 50, 40 से 50 मॉडर्न हिस्ट्री के। केमिस्ट्री बाबू 1 से 10, केमिस्ट्री 1 से 10, ठीक है।